चलिए, तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ इतिहास के जितने भी प्रश्न हैं 2025 और 26 में सीजीपीएससी और व्यापम द्वारा पूछे गए, उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये सभी प्रश्न नए पैटर्न के आधार पर पूछा गया है, मतलब कि नए नए तरीके से कथन कारण वाला कूट वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को देखेंगे। आगामी आपके जो भी परीक्षा है, जैसे कि आपका सीजीपीएससी एसीएस का एग्जाम होने वाला है, शिक्षक भर्ती के एग्जाम होने वाला है, अभी प्रयोगशाला परिचारक के एग्जाम होने वाला है, इसी प्रकार से और बहुत सारे एग्जाम हैं। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के एग्जाम आएगा, उसमें छत्तीसगढ़ इतिहास से कुछ क्वेश्चन रहते हैं। तो सभी एग्जाम के लिए ये जो प्रश्न आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सीजीपीएससी प्रीलिम्स ही होगा, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सभी प्रश्नों को देखेंगे आज के क्लास में। सिर्फ और हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास के प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने 3-4 क्लास और लिया हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का जनजाति और आर्ट एंड कल्चर वाला जो टॉपिक है, वो सभी को मैंने अच्छे से कवर किया हुआ था। ठीक है, तो उनको जाकर के देखिएगा। वो भी इसी प्रकार के जो नए नए प्रश्न है 2025 और 26 के जितने भी एग्जाम हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम हुए हैं, लगभग देखा जाए तो सारे एग्जाम के प्रश्नों को यहाँ पर मैंने शामिल किया हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास के सभी प्रश्नों को। एक क्वेश्चन के आधार पर हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलते हैं। तो इसी प्रकार से आज का भी हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, इसमें जोगीमारा गुफा के बारे में पूछा गया है ना। जोगीमारा गुफा के भित्ति लेखों की भाषा कौन सी है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, मतलब कि वॉल इंस्क्रिप्शन जो है जोगीमारा में, उसकी भाषा कौन सी है, उसका लैंग्वेज क्या है, ये बोला गया है। संस्कृत है, प्राकृत है, ब्राह्मी है या फिर पाली है। ठीक है, 4 भाषा हमको दिया गया है, इसमें से कौन सी भाषा है ये हमको बताना है। तो इसको समझने के लिए हमको पहले तो समझना पड़ेगा जोगीमारा गुफा से संबंधित ये जो प्रश्न पूछा गया है, कौन से टॉपिक का प्रश्न है। पाषाण काल का है कि मौर्य काल का है कि मतलब रामायण काल का है कि महाभारत काल का है, कौन से काल का है। तो ये जो प्रश्न पूछा गया है ना, ये मौर्यकालीन साक्ष्य के बारे में पूछा गया है। जब हम लोग छत्तीसगढ़ में मौर्य काल के जो साक्ष्य को पढ़ते हैं, तो हमको देखने को मिलता है कि सरगुजा जिला में एक पहाड़ी है। ठीक है, ये सरगुजा जिला है। इस तरीके से आप देखेंगे तो सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, इस प्रकार से आसपास में जो भी जिले हैं देख लीजिएगा। तो ये सरगुजा जिले में एक पहाड़ी है, यहाँ पर इस प्रकार से रामगढ़ की पहाड़ी या फिर इसी को रामगिरी पर्वत बोलते हैं। तो इस रामगढ़ की पहाड़ी में बहुत सारे हमको साक्ष्य देखने को मिलता है। ठीक है, मौर्यकालीन हमको बहुत सारे साक्ष्य देखने को मिलता है, रामायण कालीन भी हमको बहुत सारे साक्ष्य वगैरह देखने को मिलता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करेंगे तो एक गुफा है जोगी मारा, एक और गुफा है सीता बेंगरा, इसी प्रकार से और भी गुफा है लक्ष्मण बेंगरा। ठीक है, तो बहुत सारे वहां पर गुफा बने हुए हैं, अलग अलग गुफा को अलग अलग नाम दिया गया है रामायण काल से जोड़ करके। लेकिन हाँ, कुछ साक्ष्य है जो कि हमको मौर्यकालीन भी देखने को मिलता है। तो मौर्यकालीन साक्ष्य के अंतर्गत जो भी चीजों को पढ़ रहे हैं, उसको हम यहाँ पर अभी समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये जो भी चीजों के बारे में अध्ययन किए हैं, उनका नाम याद रखेंगे। अध्ययनकर्ता ये कर्नल आउस्ले है। इन्होंने 1848 में ये जो भी यहाँ पर हम देख रहे हैं मौर्यकालीन साक्ष्य, इसका अध्ययन इन्होंने किया था। ठीक है, तो ये जो जोगी मारा गुफा है, इस जोगी मारा गुफा में एक मतलब प्रेमी जोड़े का नाम क्या है, देवदत्त और सूतनुका। ये देवदत्त और सूतनुका एक प्रेमी जोड़े हैं, मतलब एक कपल है। इन दोनों का जो प्रेम कहानी है गुफा के दीवारों में लिखा गया है। इस प्रकार से अंदर जो गुफा है, जिसके अंदर जब घुसेंगे तो इसके दीवारों में इस प्रकार से ये दोनों प्रेमी जोड़े के, मतलब कि देवदत्त और सूतनका के प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। ये जो प्रेम कहानी का वर्णन है, ये पाली भाषा में लिखा गया है ना। पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि है ना, मतलब पाली भाषा में है और लिपि कौन सी है, वो ब्राह्मी लिपि। लिखने के लिए ब्राह्मी लिपि को उपयोग किया है और भाषा कौन सी है, पाली है। हमसे जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर हमको यहाँ तक मिल गया है। ठीक है, भाषा क्या है वहां की, पाली है। यही हमसे प्रश्न पूछा गया था। इसमें याद रखेंगे, देखो यहाँ पर जो दूसरा यहाँ पर गुफा जो है सीता बेंद्रा, सीता बेंद्रा में याद रखेंगे विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला है। ठीक है, इसको भी याद रखना जरूरी है। जब यहाँ से प्रश्न बन सकता है, उसको भी प्रश्न पूछा जा सकता है। वैसे प्रश्न बन चुका है, पुराने जो क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं सीता बेंद्रा से भी। ठीक है, तो दो हमको फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट मिला, एक तो जोगी मारा का, दूसरा क्या है, सीता बेंद्रा का। इसके अलावा बहुत सारे सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्या प्राप्त हुए हैं, सिक्के प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन अगर सिक्के अगर हम देखें कौन कौन से जगह से प्राप्त हुए हैं, तो ये बहुत सारे सिक्के हैं, उसको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, वो दोनों को तो याद रखेंगे ही। सीता बेंद्रा में हमको याद रखना है कि जो विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला है। जोगी मारा में याद रखना है कि देवदत्त और सूतनका के प्रेम कहानी का वर्णन है। अब याद रखेंगे सिक्के। तो मौर्यकालीन जो भी सिक्के प्राप्त हुए हैं, है ना, इसको खोजकर्ता अगर पूछा जाएगा तो रमेंद्र नाथ मिश्रा याद रखेंगे।
ठीक है। 1969 70 में इस प्रकार से इन्होंने खोज किया था। कहाँ कहाँ पर सिक्के प्राप्त हुए मौर्यकालीन? तो अकलतरा में, ठठारी में, बार व देवगांव में, तारापुर व कुड़ेला और आरंग में। ठीक है, देखो अकलतरा, ठठारी, ये जांजगीर चांपा में है। यहाँ पर मैप में आपको दिखाता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। अकलतरा जो है जांजगीर चांपा में, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जांजगीर चांपा जिला, ठठारी है शक्ति जिला में, बारवा देवगात, बारवा देवगांव है वो सारंगढ़ बिलाईगढ़ में है, और रायपुर जिला में तारापुर, उड़ेला और आरंग है। ठीक है, ये 3 जगह रायपुर में। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला है? मौर्यकालीन सिक्के देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मौर्यकालीन जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता देना है, क्या होगा? पाली होगा। हो सकता है कभी यहाँ पर लिपि पूछ दे, तो ब्राह्मी लिपि को भी याद रखेंगे। चलिए, अब अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्राप्त पुरातात्विक अवशेष एवं प्राप्ति स्थल को सुमिलित करना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जितने भी जो बहुत सारे पुरातात्विक स्थल है, और वहां पर जो हमको अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो भी साक्ष्य वगैरह प्राप्त हुए हैं, जो भी एविडेंस है, वो सभी को हमको यहाँ पर मैच करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या मिला है? जो भी है पुरातात्विक साक्ष्य, और वहां पर जगह का नाम है, तो उसको हमको मैच करना है। महापाषाणकालीन जो स्थल है कौन सा हमको बताना है। क्या क्या दिया है? मल्हार, चकरबेड़ा, करका सोरर, आरंग, रायपुर, जोगीमारा। अब देखो हमको पहली चीज तो यहाँ पर जोगीमारा गुफा, रामगढ़ की पहाड़ी, ये दिया हुआ है, अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है। तो हम सीधा सीधा पहले ये मैच करें कि जोगीमारा जो गुफा है वो हमको पता है कि मौर्यकालीन स्थल है। इसी के माध्यम से अगर बी का 4 में अगर हम मैच करना चाहें, तो हमको फट से यहाँ पर आंसर बी निकल करके आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी हमको जो भी ऑप्शन है उसको देखना, एनालिसिस करना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे? महापाषाणकालीन स्थल क्या रहेगा? तो ये करका भाट हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो बालोद जिला है वहां पर ये करका भाट नाम का जगह है। ठीक है, ये और सोरन नाम की जगह है, जहां पर हमको महापाषाणकालीन कुछ साक्ष्य वगैरह देखने को मिलता है, इसलिए महापाषाणकालीन स्थल बोला जा रहा है। प्राचीन रोम के सिक्के मल्हार व चकरबेड़ा में हमको मिले हैं। भांड देवल और जैन देवल जो मंदिर है ना, मतलब भांड देवल जैन मंदिर है, वो कहाँ है? आरंग में है। ठीक है, बाघल देव और भांड देवल मंदिर बोलते हैं जैन, मतलब ये कहाँ है? आरंग में है, रायपुर के आरंग में ये स्थित है। ठीक है, भांड देवल मंदिर और बाघल देवल मंदिर दोनों को याद रखेंगे। हालांकि यहाँ पर सिर्फ भांड देवल के बारे में पूछा गया है, तो आरंग याद रखेंगे। तो इस तरीके से आप चाहे तो सभी को देख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बहुत सारे फैक्ट है, जिसको पढ़ते जाएंगे तो हमको ये बहुत सारी चीज क्लियर होगा। मैंने छत्तीसगढ़ के इतिहास का 8 घंटा का एक वीडियो बनाया हुआ था, मतलब एक क्लास लिया हुआ था यूट्यूब में 8 घंटे का, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास को शुरू से आखिरी तक बहुत डिटेल में समझाया हूँ। अगर वो क्लास आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिए, बहुत बेहतरीन क्लास है। 8 घंटे में कंप्लीट छत्तीसगढ़ का मैं पूरा रिवीजन करके खत्म कर देता हूँ। ठीक है, तो वो उसको देखिएगा, है ना। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट भी मैं डिस्कस किया हूँ उसमें। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर के पुरातात्विक दीर्घा में समृद्ध संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ठीक, अब बहुत सारे क्वेश्चन को इंग्लिश हिंदी जगह रहता है तो इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, बाकी यहाँ पर इसके नोट्स वगैरह टेस्ट वगैरह जब दिलाएंगे तो इंग्लिश हिंदी दोनों में रहता है, तो हिंदी मतलब इंग्लिश मीडियम वाले ज्यादा परेशान नहीं होंगे कि सिर्फ हिंदी में पढ़ा रहे हैं सब बोल करके। अभी बहुत सारे है ना एआई का यूज करके चाहे तो कितना भी कठिन हिंदी हो उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको पढ़ाने के सहूलियत के हिसाब से यहाँ पर लिखा गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाना हमारा हमारा कोशिश रहता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर महंत घासीदास संग्रहालय में क्या बोला जा रहा है, क्या क्या यहाँ पर हमको मतलब कौन कौन से युग के वहां पर साक्ष्य रखा गया है उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो देखो कौन कौन से युग का रखा गया है, ताम्र युग का रखा गया है कि कैम्ब्रियन युग का कि पाषाण युग का कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन ना बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसमें आबकारी आरक्षक में प्रश्न पूछा गया था। बहुत ही विवादित प्रश्न है। प्रश्न में इतना विवाद फंसा हुआ था कि लोग बोल रहे थे कि ताम्र युग, बहुत लोग बोल रहे थे पाषाण युग। कैम्ब्रियन युग, कैम्ब्रियन का तो आंसर नहीं होगा, लेकिन बहुत लोग क्या मार के आए थे, उपरोक्तम से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर दो दो आंसर दिख रहा था इस वजह से। लेकिन व्यापम ने क्या किया, इसका आंसर क्या लिया, ताम्र युग और पाषाण युग, दो आंसर लिया गया था। व्यापम में बहुत बार होता है, अगर आप लोग दावा पत्ती वगैरह लगाते होंगे, अमेंडेड मॉडल आंसर चेक करते होंगे, तो आपको पता होगा व्यापम एक से अधिक भी आंसर ले सकता है। ठीक है, ऐसा रूल उन्होंने बनाकर रखा हुआ है। तो उसी रूल के आधार पर ताम्र युग और पाषाण युग, इसका दो आंसर को लिया गया था। तो दोनों दोनों को याद रखेंगे। इस संग्रहालय में, ये जो म्यूजियम है रायपुर में है, कहाँ है? रायपुर में, महंत घासीदास संग्रहालय। इसमें हमको ताम्र युग के भी बहुत सारे साक्ष्य वगैरह देखने को मिलता है, और पाषाण काल के भी, पाषाण युग के भी हमको बहुत सारे साक्ष्य वगैरह देखने को मिलता है, पत्थर के औजार हैं,
है ना, कुछ कुछ औजार है, बर्तन है, मतलब जो बहुत सारे साक्ष्य वगैरह है वो सब देखने को मिलता है। ठीक, चलिए तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या था, दोनों ए और सी ओ लेकर के आपको चलना है। इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ के संदर्भ में सही कथन हमको बताना है। ठीक है, राम वन गमन पथ के संदर्भ में हमको क्या करना है, सही कथन को बताना है। अब रामायण काल के जब मैं पढ़ाता हूँ, फिलहाल तो अभी ये सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस करने का एक क्लास है, तो हम लोग बहुत डिटेल में चीजों को नहीं कवर करेंगे, जहां जहां पर समझाने की जरूरत रहेगा वहां वहां पर आपको मैं समझाऊंगा। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि कौन सा ऑप्शन हमको चुनना है यहाँ पर, तो क्या शिवरी नारायण माता सबरी की तपो स्थली है बोला जा रहा है। तो हम लोगों ने शिवरी नारायण के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो हाँ, ये हमको पता चलता है कि सबरी माता के ही नाम पर हम देखेंगे तो शिवरी नारायण इस प्रकार से हमको नाम देखने को मिलता है। और ये सबरी माता के तपो स्थली बोला गया, सही बात है। सबरी माता की क्या है, ये तपो स्थली है, राम भगवान के इंतजार यहीं पर वो कर रहे थे। सिंहावा सप्त ऋषियों का तपो स्थली, सही बात है। सिंहावा पर्वत जब देखते हैं तो वहां पर देखते हैं सप्त श्रृंगी आश्रम है, वहां पर है ना, सप्त ऋषियों का आश्रम है। क्या देखते हैं, सिंहावा सप्त ऋषियों की क्या है, तपोस्थली है, सही बात है। आधुनिक बस्तर दंडकारण्य कहलाता है, सही है, ये भी सही है। क्या है, आधुनिक बस्तर क्या कहलाता है, दंडकारण्य कहलाता है। आधुनिक जो बस्तर वाला क्षेत्र है, जगदलपुर बस्तर वाला जो घना जंगल है, उसको दंडकारण्य जंगल के नाम से क्या जाना जाता था। ठीक है, रामायण काल में। अगला यहाँ पर रामायण के, सॉरी, रायगढ़ के कबरा पहाड़ की गुफा में श्री राम वनवास काल में निवासरत थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान राम दंडकारण्य के जंगल में निवासरत थे। ठीक है, कहाँ पर निवास किए थे, दंडकारण्य के जंगल में, मतलब कि बस्तर जो भी आधुनिक बस्तर है वो दंडकारण्य उसको कहते हैं, तो वहां पर निवासरत थे। ये ऑप्शन सही है, बट ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तो देख लो, डी जिसमें नहीं रहेगा वही हमारा आंसर होगा। ए बी और सी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये लास्ट वाला, मतलब कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसको बनाना बहुत आसान था। हमको पता है कि दंडकारण्य के जंगल में निवास किए थे, तो ये कबरा पहाड़ में कहाँ से निवास करेंगे, है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, क्या है, बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ना, सबको कूट कथन कारण बना बना करके पूछा जा रहा है, पीएससी व्यापम ऐसे ही प्रश्न बना रहे हैं। इनको समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम क्वेश्चन को एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कैसे क्वेश्चन को बनाए, कैसे एक ऑप्शन भी अगर हमको पता है तो हम पूरा आंसर कैसे निकाले, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तब कहीं जा करके चीजें कवर होती हैं। क्लासेस ज्वाइन करना इसीलिए जरूरी होता है, पढ़ने का तरीका समझने के लिए। ठीक है, हमारा क्लासेस भी चलता है, ऑनलाइन क्लासेस, एप्लीकेशन में चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर सब अवेलेबल है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, भारतीय इतिहास के प्रमुख वंश छत्तीसगढ़ में अ, इनमें संबंधित स्रोतों के संबंध में सही कूट का हमको चयन करना है। ठीक, अब यहाँ पर दिया है मौर्य वंश दिया है, सातवाहन दिया हुआ है, गुप्त वंश दिया है, कुषाण वंश दिया हुआ है। अब कौन कौन से जगह से हमको इनके बारे में साक्ष्य वगैरह देखने को मिलता है, या फिर सिक्के दिए हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से जगह से किनके किनके, मतलब कौन कौन से वन के हम वंश के हमको सिक्के मिले हैं, ये हमको बताना है। ठीक है, तो पहले चीज तो आपको पता होना चाहिए कि अब ये जो किरारी का काष्ठ स्तंभ है, ठीक है, किरारी का काष्ठ स्तंभ और गुंजी का शिलालेख, ये हम सातवाहन कालीन पढ़ते हैं। ये जो किरारी का काष्ठ स्तंभ है ना, इस स्तंभ को, मतलब लकड़ी का इस प्रकार से खंभा जैसा स्तंभ स्तंभ है, इतना इतना ऊंचा होगा। ठीक है, ऐसे। तो इसको महंत घासीदास संग्रहालय जो कि रायपुर में है वहीं पर रखा गया है। आप कभी जाएंगे घूमने तो वहां पर देखिएगा, कांच में इस प्रकार से बंद करके उसको रखा गया है। ठीक है, तो सातवाहन कालीन बहुत सारे जो पदाधिकारी हैं उनका नाम भी उसमें लिखा हुआ है, सातवाहन कालीन पदाधिकारी। ठीक है, राजाओं का नाम नहीं लेना है, सातवाहन कालीन जो पदाधिकारी, वहां पर जो अधिकारी होते थे, इंजीनियर हैं और जो भी है ना, द्वारपाल वगैरह, उन सब का नाम इस प्रकार से वहां पर लिखा गया है, उस समय के जिस प्रकार से उनको बोला जाता था उसके आधार पर। तो ये हमको देखने को मिलता है, किरारी का काष्ठ स्तंभ और गुंजी का शिलालेख सातवाहन कालीन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, मौर्य काल के बारे में क्या हम जानते हैं, है ना, मौर्य कालीन हमको देखो अकलतरा और ठठारी, अभी जस्ट हम आपको समझाए हो कि अकलतरा और ठठारी से हमको क्या मिला है, सिक्के प्राप्त हुए हैं। है ना, अकलतरा, ठठारी, बारदेव गांव, और रायपुर में दो तीन जगह मैं आपको बताया हूँ, है ना, आरंग है, और सोरर वगैरह दो तीन जगह बताया हूँ ना, तो वो सब है। तो मौर्यकालीन इस प्रकार से अकलतरा ठठारी हो गया। गुप्त वंश से संबंधित हम लोग क्या देखते हैं कि गुप्त वंश के बानव रद व पिटाई वल्द से सिक्का प्राप्त हुआ है। और कुषाण वंश का याद रखेंगे, तेलीकोट बिलासपुर से सिक्का प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैच करेंगे तो ए का 3 होगा, देखो ए का 3, बी का 1, ठीक है, इसमें भी है। गुप्तकालीन 2, इसमें ये हो जाएगा। ठीक है, सी का 2। तो ऐसे इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन थे, ये भी कूट वाले प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, क्या दिया हुआ है यही पर देख लेते हैं।
दक्षिण कौशल पर राज्य लिखा हुआ है राज करने वाला, ठीक है। दक्षिण कौशल पर राज करने वाले राजर्षि से तुल्य कुल वंश के कुल के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है बोला जा रहा है। मतलब कि राजऋषि तुल्य कुल वंश हम लोग जो पढ़ते हैं ना, इसके बारे में हमको कहाँ से जानकारी मिलती है। अब कुछ कुछ ताम्र पत्र वगैरह लिखे गए हैं, है ना, तो कुछ कुछ ताम्र पत्र होता है, शिलालेख होता है, सिक्के होते हैं, वहां से हमको जानकारियां मिलती हैं। तो इसके बारे में हमको जो जानकारी मिलती है ताम्र पत्र से मिलता है। कौन सा ताम्र पत्र है? तो आरंग ताम्र पत्र है। आरंग वाले क्षेत्र में ये निवास करते थे, ये जो राजऋषि तुल्य कुल वंश है ना, रायपुर का जो आरंग है उसी क्षेत्र में इनका क्या था, राज्य स्थापित था। तो हमको वही आरंग ताम्र पत्र से क्या जानकारी मिलती है। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये वाला जो प्रश्न है ना, अभी एसआई के एग्जाम में कुछ दिन पहले, 2 5 7 दिन पहले एग्जाम है, उसमें पूछा गया था, मंडी उप निरीक्षक में पूछा गया है। देखो अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमको रानी वाशटा या फिर रानी वशाटा से पूछा गया है, ठीक है। वाष्टा बोलते हैं, फिर वशाटा भी कहते हैं। तो पांडुवंश जब पढ़ते हैं ना, पांडुवंश में हम लोग रानी वाष्टा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फिर रानी वशाटा बोला या फिर रानी वाष्टा बोला, जो भी। तो रानी वाष्टा का संबंध छत्तीसगढ़ के किस प्राचीन राजवंश से है पूछा जा रहा है। तो पांडु वंश से है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, है ना। आगे इसके बारे में बहुत सारी चीज डिस्कस करेंगे, अभी और आएगा उसमें। पांडुवंश के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो रानी वाष्टा के बारे में बहुत अच्छे से देखते हैं। महासेनगुप्त बालार्जुन के बारे में हम लोग बात करते हैं, है ना। देखिए इधर ये क्वेश्चन को पहले डिस्कस करते हैं, फिर वहां जाएंगे। अ, चलो ठीक है, इसी को देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करना है हमको, ठीक है। शासक दिया हुआ है इधर, और यहाँ पर उसका संबंधित जो भी अभिलेख है वो दिया हुआ है, ठीक है। संबंधित जो भी अभिलेख है वो दिया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे अभिलेख वगैरह देखने में मिलता है, ताम्रपत्र अभिलेख है ये, है ना। अब अभिलेख मतलब कि इंस्क्रिप्शन, मतलब बहुत सारे हमको अलग अलग तरीके से देखने को मिल सकता है। जैसे कि पत्थरों में लिखा जाता है, कभी कभी ताम्र पत्र में लिखा जाता है, तो कुछ और चीज में लिखा हुआ देखने को मिल सकता है। पुस्तक मतलब कागज वगैरह में भी लिखा, उसको भी कह सकते हो। बट यहाँ पर हम जब भी इतिहास के बारे में बात करते हैं तो ताम्र पत्र या फिर पाषाण के बारे में बात करते हैं। पत्थरों में लिखा जाएगा या फिर ताम्र पत्र में लिखा जाता था, ठीक है, जिससे वो ना मिटे। तो अब यहाँ पर हमको बताना है जो भी इसका सही आंसर होगा उसको। देखो अब इसमें जितने भी ये जो ताम्र पत्र है उसको हमको मैच करना है। इसको समझने के लिए आप पहले इसको देखिए। इसमें जो नरेंद्र हैं वो सरभपुरी शासक थे, ठीक है। नरेंद्र कौन है? सरभपुरी शासक है नरेंद्र, सरभपुरी शासक। इसका ट्रिक बताता हूँ, जब भी हम लोग सरभपुरी शासकों के बारे में बात करते हैं तो उसमें ट्रिक बहुत अच्छे से बताता हूँ। सर ने प्रसन्न मन से प्रवर दान दिए, इस प्रकार से इसका ट्रिक मैं बताता हूँ, ठीक है। सरभपुरी राजवंश से सरभपुर पहले आ जाएगा, फिर नरेंद्र आ जाएगा, सर ने प्रसन्न, फिर प्रसन्न मात्रा आ जाएगा, ऐसा। सर ने प्रसन्न मन से, फिर मन मात्रा आ जाएगा, ऐसा। तो उसको ट्रिक है। तो सर ने प्रसन्न मन से सुदेवराज, से सुदेवराज प्रवर प्रवर दान दिए, ऐसे प्रवर राज ऐसे आता है। तो उसको ट्रिक को आप लोग वीडियो में देखिएगा, 8 घंटे का जो वीडियो है उसमें मैं जितने भी सरबपुरी शासक है उनका ट्रिक मैं समझाता हूँ उसको ना। तो जो नरेंद्र है ना, नरेंद्र ये, तो इसका पिपरदुला ताम्रपत्र है ना, और कुरुद ताम्रपत्र, दो ताम्रपत्र पढ़ते हैं नरेंद्र के बारे में। सरबपुरी जो शासक नरेंद्र है उसका दो ताम्रपत्र है, पिपरदुला और कुरुद, ठीक है। अब देखिए ये पांडु वंश के 3 शासक हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो प्रश्न पूछा गया है उसमें पांडु वंश के मतलब ज्यादा शासकों को शामिल किया गया है। तो पांडु वंश के तो इंद्रबल के बारे में याद रखेंगे, ये संस्थापक थे, है ना। ये इंद्र मतलब ये जो पांडुवंश है उसके, तो इनका जो मिलता है वो मलगा बिलासपुर ताम्रपत्र, इनका साक्ष्य देखने को मिलता है, ठीक है। मलगा बिलासपुर। तिवर के बारे में हम बात करते हैं, ये भी पांडुवंश के, तो ये बोड़ा ताम्रपत्र याद रखेंगे। तिवर का क्या है? बोड़ा। अब तिवरा जानते हैं? तिवरा छत्तीसगढ़ी में हम तिवरा क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? लाकड़ी, है ना, हिंदी में बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में तिवरा बोलते हैं। तो तिवरा का हम क्या बना दिए? बड़ा बना दिए, ऐसे याद रखेंगे। ट्रिक है याद रखने का, है ना। बड़ा बना दिए, क्या बनाया? बड़ा, बड़ा बनाते हैं ना, उड़द दाल का बड़ा बनाते हैं। इसी प्रकार से तिवरा दाल होता है, तो तिवरा दाल का क्या बना दिए? बड़ा बना दिए, ऐसे याद रखेंगे। तो क्या बन जाएगा? बोड़ा हो जाएगा, ऐसे याद रखने का ट्रिक है। नन्न राज द्वितीय याद रखेंगे, तो ये अड़भार, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। नन्न राज का क्या? अड़भार। अब देखो इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। नरेंद्र का हम लोगों ने क्या देखा? पिपरदुला। इंद्रबल तीवर, तीवरा का हम लोगों ने अभी जस्ट क्या बड़ा बनाया, इस प्रकार से। इंद्रबल का क्या है? मलगा बिलासपुर। नन्नराज का अड़भार, ठीक है। अब देखो देखो यहाँ पर मैच करना है हमको।
ठीक है, एक का एक, दो का दो, सी का चार, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको बनाना था। तो बहुत सारे ताम्रपत्र वगैरह होते हैं, बहुत सारे अभिलेख वगैरह होते हैं, उसको आपको याद रखना होता है छत्तीसगढ़ के इतिहास में, है ना। उसको जब जैसे भी हो ट्रिक वगैरह बना करके याद रखते हैं। बहुत सारे शासकों को उस वीडियो में मैंने ट्रिक बना बना करके बताया हुआ है, देख लीजिएगा जा करके। इसके बाद देखिए, है ना, डिटेल में जब समझाते हैं ना, डिटेल जब क्लास लिया जाता है, एक एक घंटे का डेली अगर क्लास में करीबन महीना डेढ़ महीना लगता है जब छत्तीसगढ़ के इतिहास को कंप्लीट करते हैं, तो वहां पर बहुत बेसिक से समझाया जाता है, एक एक अच्छे 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 से ट्रिक बना बना करके समझाते हैं, तब मजा आता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम समझते हैं क्या बोला जा रहा है। ठीक है, नीचे दिए गए कथन कारण को हमको पढ़ना है और सही ऑप्शन का चयन करना है। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौही दौहित्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त को क्या नाम बोलते हैं? लिच्छवी दौहित्र कहते हैं, है ना। अब दौहित्र का मतलब यहाँ पर आप ये कह सकते हो पुत्र या पौत्र बोलते हैं। ठीक है, उसका मतलब क्या बोलते हैं? पौत्र ऐसे कह सकते हो, पुत्र या पौत्र, है ना। अपने ही वंशज के जो लोग होते हैं ना, उसको ऐसे एक शब्द है दौहित्र कह देते हैं। ठीक है, तो समुद्रगुप्त क्या कहते हैं? लिच्छवी दौहित्र कहते हैं। ठीक है, किसको? समुद्रगुप्त को। क्यों कहते हैं? उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक सही बात है, उनके पिता ये थे चंद्रगुप्त प्रथम, लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किए थे। ठीक सही बात है, ये भी हम लोग देखते हैं कि ये जो चंद्रगुप्त प्रथम है वो क्या करते हैं? राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को बोला गया है कि समुद्रगुप्त को लिच्छवी दही कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिच्छवी वंश के ही राजकुमारी से विवाह किए थे इनके पिताजी चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, इस वजह से इनको क्या बोला जा रहा है? समुद्रगुप्त को लिच्छवी दहित्र के नाम से जाना जाता है। चलिए, दोनों कथन सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है, मतलब आंसर हमारा ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है। सोमवंश के शासकों, सॉरी, सोमवंश के शासक थे, कौन कौन शासक थे हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, सोमवंश के कौन कौन से शासक थे इसको बताना है। जयबल दिया है, सॉरी महाभवगुप्त प्रथम, जन्मेजय दिया हुआ है, स्कंद वर्मा दिया हुआ है और शिवगुप्ता दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये सोमवंश लिखा हुआ है प्रश्न में, हालांकि इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर आपका क्या लिया गया था? अ, देखो, पहली चीज तो इसको छोड़ देना है, स्कंद वर्मा को छोड़ देना है। ये के और एम इसका आंसर लिया गया था। ठीक है, के और एम पे इसका आंसर लिया गया था। और देखो, जयबल भी हो सकता है इस प्रश्न के आधार पर। अब क्यों हो सकता है इसको आपको मैं समझाता हूं। देखिए क्यों हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, कहाँ गया, जब हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? सोमवंश के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सोमवंश के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो हमको ये देखने को मिलता है कि एक तो मैकल का सोमवंश और दूसरा कलिंग का सोमवंश, दो सोमवंश के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जब पांडु वंश आगे चल करके सोमवंश के रूप में हमको विभाजित होते हुए देखने को मिलता है ना, पांडु वंश से आगे चलकर सोमवंश कहलाता है, हम लोग ये पढ़ते हैं। तो ये जो सोमवंश है दो तीन जगह पर बिखर जाता है। ठीक है, दो तीन जगह पर क्या हो जाते हैं? अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसमें हम लोग एक तो मैकल पढ़ते हैं, कलिंग पढ़ते हैं और एक कांकेर वाले क्षेत्र में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो मैकल वाला सोमवंश है ना, मैकल वाले सोमवंश में जब हम लोग शासकों का नाम देखते हैं तो वहां पर जयबल से चालू, जयबल देखते हैं। ठीक है, एक नाम क्या देखते हैं? जयबल देखते हैं, जयबल से स्टार्ट होता है, ऐसे है। दूसरा हम लोग जब कलिंग के सोमवंश के बारे में बात करते हैं तो एक तो शिवगुप्त और दूसरा महाभगुप्त जन्मेजय, ये नाम हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी क्या थे? कलिंग के सोमवंश थे। तो दो नाम हमको, एक तो शिवगुप्त है और दूसरा यहाँ पर महाभवगुप्त प्रथम जन्मेजय, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर लिया गया है ना, ये के और एम को लिया हुआ है। ठीक है, महा मतलब कि इसको और इसको लिया हुआ है, कहाँ गया ये। ठीक, इसको और इसको लिया गया है, मतलब कि यहाँ पर कलिंग के सोमवंश को लिया गया है, मैकल के सोमवंश को यहाँ पर नहीं लिया गया है। यहाँ पर प्रश्न जब पूछा गया है ना, तो वहां पर स्पष्ट पूछना चाहिए कि कलिंग के सोमवंश, है ना, कलिंग के सोमवंश के शासक थे, इस प्रकार से प्रश्न बनना चाहिए। बट यहाँ पर नहीं पूछा, नहीं दिया दिया गया था और आंसर इसका ये लिया गया है, तो हमको इसी प्रकार से लेकर चलना है। हो सकता है कलिंग के ही सोमवंश को कंसिडर कर रहे हैं इस वजह से। स्कंदर वर्मा है तो नल वंश के शासक थे, इसको तो छोड़ ही देना है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। महारानी वाष्टा के संबंध में सही कथन। ठीक है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था, महारानी वाष्टा के बारे में बात किया था, पांडुवंश की महारानी थी। ठीक,
तो देखो ये महारानी वाष्टा के बारे में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, वह मगध के शासक सूर्यवर्मा की पुत्री थी। ठीक है, मगध के क्या थे, एक शासक थे जिनका नाम क्या था, सूर्यवर्मा, इनकी पुत्री थी। ठीक, ये बात सही है। वह आजीवक बौद्ध धर्म की उपासिका थी बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये ऑप्शन सही है कि गलत है। फिलहाल ये ऑप्शन जो दिया है ना वो गलत है, क्योंकि इनके द्वारा सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का नींव रखवाया गया था। महासेगुप्त बालार्जुन इनके इनके पुत्र थे। उन्होंने क्या किया था, नींव रखा था लक्ष्मण मंदिर का। ठीक है, जिसमें विष्णु भगवान के अंदर प्रतिमा है। तो अब नींव किनके द्वारा रखवाया गया था, इन्हीं के द्वारा। किनके द्वारा, वाष्टा के द्वारा, या फिर वास्ता लिखा हुआ है, या फिर इसी को वाष्टा भी कहते हैं। ठीक ना, अपने पति के याद में। ठीक, तो अपने पति हर्षगुप्त के याद में इन्होंने क्या किया था, एक लक्ष्मण मंदिर का नींव रखवाया था। इससे हमको ये पता चलता है कि वो जो वाष्टा है वो, अब वहां पर लक्ष्मण मंदिर, हालांकि वो लक्ष्मण मंदिर है लेकिन अंदर में क्या है, विष्णु भगवान की प्रतिमा है। तो वैष्णव धर्म कि क्या थे, मानने वाली थी, वैष्णव धर्म को मानते थे, ऐसा हम कहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि बौद्ध धर्म की उपासिका थी, मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए, वह महाशिवगुप्त बलार्जुन की माँ थी, सही बात है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि महाशिवगुप्त बलार्जुन की माँ थी। इन्हीं महाशिवगुप्त बलार्जुन के द्वारा सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर को बनवाया गया था, पूरा निर्माण करवाया गया था। नींव रखने का जो श्रेय है वाष्टा को दिया जाता है, हालांकि वाष्टा ने ही नींव रखवाया था, किनके द्वारा, यहाँ पर महाशिवगुप्त बलार्जुन के द्वारा। बट वहां पर पूरा करने का जो श्रेय था, है ना, अब ऐसा कह सकते हैं न्यू किनके द्वारा रखा गया, तो वाष्टा के द्वारा। पूरा करवाने का या फिर बनाने का जो काम है पूरा महाशिवगुप्त बालार्जुन ने उठाया था, मतलब कि महाशिवगुप्त बालार्जुन ने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था, ऐसे आपको याद रखना है, जिसके गर्भगृह में भगवान विष्णु की प्रतिमा है। इन्होंने सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण, थे आगे सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक, इन्होंने करवाया, महाशिवगुप्त बालार्जुन, या फिर कह सकते हैं कि वाष्टा ने करवाया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए, सी और डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ए, सी और डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, पांडुवंश के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। सिरपुर का ये जो मंदिर है बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मण मंदिर, इसलिए पूछा गया है। छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख और प्राचीन केंद्र कौन सा है ना, कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ये सिरपुर। बौद्ध धर्म में संबंधित बहुत सारे हमको जो साक्ष्य हैं वो सिरपुर में देखने को मिलता है। महाशिवगुप्त बालार्जुन क्या थे ना, सभी धर्मों को समान रूप से मानने वाले ये थे, मतलब कि महाशिवगुप्त बालार्जुन इतने उदारवादी थे, या फिर इतने धार्मिक सहिष्णुता था। ठीक है, धर्म को लेकर के इतना वो सरल स्वभाव वाले थे कि सभी धर्मों के लोगों का या फिर सभी धर्म के विकास को वो ध्यान रखते थे। सभी धर्म के जो भी भिक्षु वगैरह होते थे, बौद्ध धर्म के या फिर जैन धर्म के जो भी, उन सब का समर्थन करते थे। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे वहां पर क्या किए हैं, कुछ कुछ क्या बनवाए गए हैं, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ बौद्ध भिक्षु रुकते हैं, है ना, वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, बट वो बनवाया गया, मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे वहां पर जगह हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्राचीन बहुत सारे जो भी केंद्र हैं ना, प्रमुख जगह है, कहाँ पर है, सिरपुर में है। ठीक है, मतलब कि जो महासमुंद जिले का जो सिरपुर है वहां पर हमको ये देखने को मिलता है। जहां पर लक्ष्मण मंदिर है ना, उससे थोड़ा और इधर आप आएंगे तो बहुत सारे इस प्रकार से जगह वहां पर बना हुआ है। ठीक है, वहां पर क्या करते थे, सभाएं होती थी, इस प्रकार से चबूतरा टाइप का बना हुआ है। तो बौद्ध भिक्षु वहां पर रुकते थे, सभा करते थे। ठीक है, ये वहां पर होता था। तो ये किनके काल में होता था, महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में होता था। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर उसका आंसर क्या लेना है, सिरपुर लेना है। बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो सिरपुर है। हालांकि उनकी माँ, ठीक है, उनकी माँ बौद्ध धर्म को ना मान करके क्या मानती थी वो, अभी जस्ट बताया कि लक्ष्मण मंदिर की नींव रखवाया, वहां पर विष्णु भगवान के उनके अंदर में गर्भगृह है, तो भगवान विष्णु को मानती थी, ऐसा आपको लेकर चलना है। देखो अब यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन को। छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरभपुरी राजवंश की राजधानी क्या थी। अब वहां पर क्या दिया है, किस सरभपुरी शासक ने स्वर्ण सिक्का जारी किया गया था, मतलब किनके द्वारा स्वर्ण सिक्का जारी किया गया था, यह पूछा गया है। देखते हैं स्वर्ण सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था। और फिलहाल यहाँ पर इसको समझते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन राजवंश है सरभपुरी राजवंश, इनका कौन कौन सा राजधानी है ये हमको बताना है। ठीक है, इनमें से कौन कौन सा राजधानी हमको ये बताना है। देखिए, सरभपुरी राजवंश के बारे में राजधानी जब हम लोग देखते हैं ना, तो सबसे पहले तो इस प्रकार से संबलपुर वाले क्षेत्र में सरभ राज जो शासक थे उन्होंने क्या किया था, पहला राजधानी बनाया, जिसको सरभपुर नाम दिया गया। क्या बोला गया, सरभपुर, ऐसा सरभपुर। ठीक है, तो सरभपुर इनका पहली राजधानी। इसके बाद प्रसन्न मात्र क्या करते हैं, इस प्रकार से
प्रसन्नपुर नाम का जगह बसाते हैं, ऐसा याद रखेंगे। ठीक है, क्या करते हैं, प्रसन्नपुर नाम के एक जगह का बसाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर प्रसन्नपुत्र, इन फिर यहाँ पर कुछ समय शासन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर श्रीपुर या फिर जो मतलब जो प्रवर राज है वो श्रीपुर या फिर सिरपुर इसे कहते हैं। ठीक है, सिरपुर या फिर श्रीपुर। तो प्रवर राज प्रथम ने यहाँ पर अपना राजधानी स्थापित कर लिया। तो अब हमको देखना है कि यहाँ पर आंसर क्या लिया गया है। अब हमको क्या लेना है, देखो, एक तो प्रवरपुर को छोड़ दो सीधा सीधा, प्रवरपुर तो यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं है। मतलब यहाँ पर हम देखें तो प्रवरपुर है ही नहीं। सरहपुर लेना है, सिरपुर लेना है और प्रसन्नपुर, इनमें से देखते हैं क्या क्या है। तो JLM है क्या, JLM हमको पहले ही ऑप्शन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, ठीक है, कोई ट्विस्ट नहीं है, ऐसे ही याद रखना। ठीक, क्या है, व्यापम कभी कभार ना कुछ क्वेश्चंस का आंसर है वो जैसा होना चाहिए वैसा ना होकर कुछ और ले लेता है। ठीक है, वो चीज याद आ रहा था, बट इस क्वेश्चन में नहीं, किसी और क्वेश्चन में होगा। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है। किस सरहपुरी शासक ने स्वर्ण सिक्का जारी किया गया था, मतलब किनके द्वारा स्वर्ण सिक्का जारी किया गया था, वो हमको बताना है। अच्छा, यहाँ पर आपको इसको अच्छे से देख लीजिएगा ना, ये छत्तीसगढ़ का मैप है। यहाँ पर संबलपुर वाला क्षेत्र है ना, संबलपुर को ही पहले क्या कहता है, सरहपुर कहते थे। यहाँ पर सरभ राज ने पहले शासन किया और फिर अपनी राजधानी यहाँ पर, ये जो प्रसन्न प्रसन्न मात्र है वो अपनी राजधानी कहाँ ले आते हैं, प्रसन्नपुर ले आते हैं। मतलब कि सरभ राज जब शासन करते हैं तो ये सरभपुर इनकी राजधानी रहता है। प्रसन्न मात्र जब शासन करना चालू करते हैं तो अपनी राजधानी को यहाँ पर प्रसन्नपुर स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ स्थापित कर लेते हैं, प्रसन्नपुर, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर वाला क्षेत्र, मल्हार वाला क्षेत्र है, मल्हार को ही प्रसन्नपुर कहते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ले आते हैं। इसके बाद जो प्रवर राज प्रथम है वो श्रीपुर में अपना राजधानी स्थापित कर लेते हैं। तो इस तरीके से 3 राजधानी हमको सरभपुरी राजवंश के बारे में देखने को मिलता है। तो अच्छे से इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ना। एक बार CGPSC का कोई एग्जाम था, प्रीलिम्स शायद, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये आपको अच्छे से दिमाग में रखना है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, पहले सरभपुर, फिर प्रसन्नपुर, फिर सिरपुर, ऐसे। ये सब स्क्रीनशॉट मेरा नोट्स का है जिसमें आपको पढ़ाया हूँ, जो क्लास में बता रहा हूँ उसमें। यूट्यूब में मेरे 30-35 लेक्चर भी डला हुआ है इतिहास का, उसी का सब ये नोट्स है। यहीं से प्रश्न आते हैं ना एग्जाम में, आप देखेंगे तो कैसा भी प्रश्न बने, जितना भी मैं पढ़ा वहीं से प्रश्न पूछा जाता है। किस सरहपुरी शासकों ने स्वर्ण सिक्का जारी किया। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हैं, फिर जो नहीं पढ़े हैं उसमें से प्रश्न बन जाता है। बट मैक्सिमम क्वेश्चन जो पढ़े हुए हैं वहीं से बनता है। तो किस सरहपुरी शासक ने स्वर्ण सिक्का जारी किया, यह बोला जा रहा है। यहाँ पर सरभ राज है, महाराज महेंद्र है, महाराज नरेंद्र है। देखो अब यहाँ पर इसका जो आंसर है ना, प्रसन्न मात्रा है। प्रसन्न मात्रा को याद रखेंगे। सरभपुरी राजवंश में एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही पराक्रमी शासक है, बहुत ही बलशाली शासक थे, बहुत इनका बोलबाला था। अब इनको याद रखने के लिए थोड़ा हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि सरभपुरी राजवंश के बारे में थोड़ी जानकारी हमको और लेना है। तो पहली चीज तो याद रखेंगे, प्रथम शासक क्या है, सरभराज। मैंने बोला था ना कि इसको ट्रिक में बताऊंगा। सर ने प्रसन्न मन से, है ना, प्रसन्न मन से प्रवर दान दिए, से याद रखेंगे। सर ने प्रसन्न मन से, है ना, मन से, सुदैव से सु, ऐसे याद रखेंगे, प्रवर दान दिए। प्रवर राज प्रथम, प्रवर राज द्वितीय, ऐसा ट्रिक है ना याद रखने के। सर ने प्रसन्न मन से प्रवर दान दिए, ऐसे इसको बनाकर याद रखेंगे तब याद होता है। तो ये सरभपुरी राजवंश का जितने भी शासक है वो याद हो जाता है। सरभ राज है, नरेंद्र है, प्रसन्न मात्र है, मन मात्र है। इसी मन मात्र को जयराज भी कहते हैं, इसी को दुर्ग राज भी कहते हैं, 3 नाम है इनका। इसके बाद है सुदेव राज, इसके बाद है प्रवर राज प्रथम, इसके बाद है प्रवर राज द्वितीय। तो ये क्या है, सरभपुरी राजवंश के जितने भी शासक है वो हमको ऐसे याद रखना है। पहले शासक जो सरभराज है ये प्रथम शासक है, संस्थापक कह सकते हो। नरेंद्र दूसरे शासक है। इनमें देखते हैं कि इनका एक पीपरदुला ताम्रपत्र और एक कुरुद ताम्रपत्र हमको देखने को मिलता है। अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, पीपरदुला ताम्रपत्र और क्या है, कुरुद ताम्रपत्र। ये इनका जो शासन काल था ना बहुत लंबा था, तो ये लंबा शासन काल इनका था। इसको भी याद रख लेंगे, प्रश्न पूछा गया, कोई एग्जाम में पूछा गया था, बट याद रखेंगे इसको। प्रसन्न मात्रा, ये शक्तिशाली शासक था, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया हूँ। ये बहुत शक्तिशाली शासक थे, इन्होंने बहुत सारे सिक्के भी जारी किए। सिक्का जो इनका होता था सोना का सिक्का होता था, सोने के सिक्के में गरुड़, शंख और चक्र अंकित होता था। क्या क्या अंकित होता था, गरुड़, शंख और चक्र।
ये 3 छाप वो सिक्के में छापते थे, ठीक है? गरुड़, शंख, चक्र ये सभी उसमें अंकित होते थे। तो याद रखेंगे प्रसन्न मात्र के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये शासक है, बहुत ही शक्तिशाली पराक्रमी शासक थे। ठीक है? तो ये सिक्का जारी करते थे, गरुड़, शंख, चक्र ये अंकित होते थे, सोने के सिक्के जारी करते थे, ऐसे इसका याद रखेंगे। तो प्रश्न पूछा गया तो उसका आंसर ये प्रसन्न मात्र है। इसके बाद जयराज, मन माता, दुर्गराज एक ही नाम है, मतलब एक ही इंसान का नाम है। ये जो सिक्का जारी करते थे वो गजलक्ष्मी का सिक्का होता था, है ना? इनके द्वारा सिक्का जो भी जारी किया जाता था वो गजलक्ष्मी होता, वो सिक्के में क्या छपा होता था? गजलक्ष्मी, है ना? मतलब कि गज और लक्ष्मी, गज मतलब कि हाथी और लक्ष्मी भगवान। तो लक्ष्मी माता इस प्रकार से जो आशीर्वाद देती हैं, सिक्का बाहर निकलते रहता है और अ, हाथी वहां पर गज है, तो ऐसा इनका जो भी सिक्का होता था उसमें अंकित होता था, गज और लक्ष्मी अंकित होता था, याद रखेंगे। सुदेव राज के बारे में याद रखेंगे, एक तो इनका कौवा ताल अभिलेख देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? कौवा ताल अभिलेख देखने को मिलता है। और इन्होंने एक काम क्या किया, एक इनके दरबार में क्या नाम थे, मतलब क्या था, कौन था? इंद्रबल था। तो इनके एक सामंत थे, क्या नाम है? इंद्रबल। तो इंद्रबल को इन्होंने क्या कर दिया? सर्वाधिकारी कर्ता नियुक्त कर दिया अपने राज्य का, सर्वाधिकारी कर्ता नियुक्त कर दिया। किनको? इंद्रबल को। मतलब कि सुदेवराज ने अपने एक सामंत, सामंत का नाम क्या है? इंद्रबल। इनको क्या कर दिया? अपने साम्राज्य का सर्वाधिकारी कर्ता नियुक्त कर दिए। ये थोड़े बूढ़े क्या हो गए, सभी काम काज को किनके ऊपर दे दिए? इनके ऊपर दे दिए, इंद्रबल को दे दिए। बहुत भरोसा करके, लो भाई तुम हमारे पूरे राज्य को संभालो, तुम हमारे राज्य का सर्वाधिकारी कर्ता बन जाओ, है ना? सभी काम तुम्हारे अंडर होगा। तो ये महाशय क्या करते हैं, कुछ समय तक तो ठीक है, क्या करते हैं ये महाशय, क्या करते हैं? जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो अगला शासक यहाँ पर प्रवर राज बनेगा, फिर प्रवर राजद्वितीय बनेगा। तो ये बहुत नाबालिग होते हैं, मतलब छोटे होते हैं। इनको मार करके इंद्रबल स्वयं स्थापित कर लेते हैं अपना साम्राज्य, मतलब कि इनके पूरा साम्राज्य को क्या कर लेते हैं? हथिया लेते हैं, ऐसा है। तो इंद्रबल का इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग जो देखेंगे पांडु वंश वगैरह उसके बारे में बात करेंगे। तो इसी को बोला गया है इंद्रबल ने प्रवर राजद्वितीय की हत्या करके पांडु वंश की नींव रखी। तो ये पांडु वंश आगे हम लोग देखते हैं। तो पांडु वंश की नींव रखने वाले कौन है? तो इंद्रबल है। अभी जस्ट हम लोगों ने पांडु वंश के बारे में बात की है, तो उसको भी याद रखेंगे, है ना? तो ये वंश को पहले पढ़ना होता है, उसके बाद पांडु वंश को पढ़ते हैं। तो इंद्रबल ने क्या कर दिया? पांडु वंश की नींव रखा। पांडु वंश के जो भी शासक थे उसको भी हम लोगों ने शायद देखा या फिर नहीं भी देखा है, जो भी है, जो महासेनगुप्त, बालार्जुन वगैरह है ना, सब उसी में आता है। तो हमको जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था उसका आंसर तो मिल गया, उसके अलावा बहुत सारे फैक्ट जो कि सरभपुरी राजवंश के बारे में हमको जानना था वो भी हम लोगों ने यहाँ पर जान लिया। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो अब इतिहास में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जो भी जनजाति विद्रोह है वहां से प्रश्न है, और भी बीच बीच में कुछ कुछ प्रश्न है, वो सबको देखते हुए जाएंगे। इतिहास का लगभग लगभग सभी टॉपिक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं ना 2025 और 26 में, वो सब यहाँ पर है। तो इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है जहां पर, मतलब जहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को ज्यादा कोशिश करिए पढ़ने का, उन्हीं प्रश्नों पर ज्यादा फोकस करिए, है ना? देखिए अब यहाँ पर विद्रोह दिया है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? नेतृत्वकर्ता दिया हुआ है। तो यहाँ पर हलबा विद्रोह है, तारापुर विद्रोह है, लिंगागिरी विद्रोह है, कोई विद्रोह है, हमको क्या करना है? इसको मैच करना है, मिलाना है ना? आपको स्पष्ट दिख रहा है ना ये? ठीक। अब देखो, इसके जो भी नेतृत्व करता है वो आपको मिलाना है, तो जिसका जिसका पता है उसको सीधा सीधा मिलाते जाओ। जैसे कि अगर हम बात करें तारों का दल, है ना, ट्रिक बताता हूं मैं, तारों का दल, तो दल से याद रखेंगे क्या? दलगंजन सिंह। किसको याद रखेंगे? दल से दलगंजन सिंह। लिंगागिरी, तो ये ध्रुवा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ध्रुवा राम माड़िया पढ़ते हैं ऐसे। कोई विद्रोह, कोई ना, कोई बात नहीं बोलते हैं, तो कोई ना। हलवा विद्रोह के क्या? अजमेर सिंह। इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल देंगे। तो एक का क्या है? 3 है, एक का 3, 3, और बी का 1। हमारा आंसर ये होगा सी का 2, सी का 2, डी का 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए, तो ऐसे इसका आंसर आपको निकालना था। और फिलहाल चलो इसको तो मैं ऐसे डायरेक्ट आपको बता दिया। उस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन उसको बताने से पहले आपको ध्यान देना है इस पे। ठीक है, वो और भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ लो, फिर क्वेश्चन को बनाने में मजा आएगा। तो देखो जितने भी जो विद्रोह हुए हैं, ठीक है, जनजाति जो विद्रोह हम लोग देखते हैं ना, वो सभी जनजाति विद्रोह को यहाँ लिख दिया गया है। उसके नेतृत्वकर्ता कौन है वो यहाँ पर हमको बता दिया गया है, कब कब हुआ था वो भी हमको यहाँ पर बता दिया गया है। तो देखो 1774 से 77 के बीच में यहाँ पर हलबा विद्रोह हुआ है।
ठीक है, अजमेर सिंह और दरियादेव दोनों के बीच में क्या सत्ता को लेकर के संघर्ष हो गया था। दोनों भाई थे, तो दोनों के बीच में क्या हो गया था, सत्ता को लेकर के संघर्ष हो गया था। तो ये नेतृत्व करते हैं यहाँ पर हम लोग कौन देखते हैं, अजमेर सिंह। इनके साथ बहुत सारे हलवा जो जनजाति हैं वो पूरा सपोर्ट में थे, और दरियादेव अंग्रेजों का, मराठों का, इन सबको सपोर्ट लेकर के अजमेर सिंह को क्या कर देते हैं, मरवा देते हैं। ठीक है, तो ये हलवा विद्रोह हम लोग देखते हैं 1774-77 में। 1824-25 में हम लोग क्या देखते हैं, परलकोट, है ना। तो परलकोट विद्रोह जो देखते हैं, गेंद सिंह इसका क्या है, नेतृत्व करता है। ठीक है, नारायणपुर वाले क्षेत्र में, नारायणपुर कांकेर वाला जो क्षेत्र है, तो वहां पर क्या है, परलकोट वाला क्षेत्र है। परलकोट नदी पड़ता है, ठीक है, कांकेर नारायणपुर वाले क्षेत्र में आप देखेंगे तो एक नदी हम लोग पढ़ते हैं परलकोट, जिसको कोटरी नदी के नाम से आप जानते हैं। तो ये जो परलकोट जो विद्रोह है ना, उसी वाले क्षेत्र में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, गेंद सिंह थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो 1842 से 54, इस दौरान एक विद्रोह हुआ था, तारापुर विद्रोह। ठीक है, तारापुर विद्रोह बस्तर वाले क्षेत्र में हुआ था, तारापुर विद्रोह। तो इसका जो नेतृत्व करता था कौन था, दलगंजन सिंह। तो तारों का दल याद रखेंगे ऐसे। ठीक है, और परल से गेंद याद रखेंगे, है ना। गेंद, क्रिकेट खेलते हैं तो गेंद अगर कस के लगता है उसमें बैट में, तो बहुत जोर से परिस से बोलते हैं ना, जोर से परिस, धीरे परिस से। मेरिया विद्रोह याद रखेंगे, देखो मेरिया 1842 से 63 में, 42 से 63 में हुआ है मेरिया विद्रोह। हिडमा मांझी, है ना, हिडमा तो मेरी माँ ऐसे याद रखेंगे, है ना, बोलते हैं ना, मेरी माँ प्यारी माँ, ऐसा गाना है ना, तो वही से याद रखेंगे, मेरी प्यारी माँ, ऐसे माँ, है ना, मेरी प्यारी माँ। 1856 में याद रखेंगे लिंगागिरी विद्रोह, है, तो लिंगागिरी को धुरवाराम माड़िया से याद रखेंगे। कुछ भी ट्रिक आप यहाँ पर बना लो। 1859, है ना, 1859 में देखते हैं कोई विद्रोह, कोई ना से नागुल दोहरा। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे बोलते हैं, कोई ना कोई बात नहीं। 1876 में देखते हैं मुड़िया, है ना, मुड़िया या फिर मुड़िया विद्रोह। ये झाड़ा सिरहा, सिर को झड़ाते हैं ना, मुड़ी और सिर ऐसे, मुड़ी को ही क्या बोलते हैं, सिर बोलते हैं। तो सिरहा झाड़ा, है ना, सिर को क्या करना, मुड़ी को क्या करना, झाड़ना ऐसे। बाल में अगर कुछ फंस जाए ऐसे, तो क्या करते हैं, झड़ाते हैं ना। 1910 में देखते हैं भूमकाल विद्रोह। भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व करता याद रखेंगे गुंडाधुर। ठीक है, क्या है, गुंडाधुर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बस्तर का महान मुक्ति संग्राम के नाम से इस विद्रोह को जानते हैं। कौन से विद्रोह को, भूमकाल विद्रोह को। ठीक है, इस तरीके से यह है। अब इसको जैसे भी आप चाहो याद रख लो, है ना, इसको ऐसे क्रम में भी याद रखना। ठीक है, ह प ता, है ना, मैं, लिंग को, ऐसे, लिंगागिरी कोई, मुड़ी, है ना, भोकाल, से कुछ भी बना के इसको ट्रिक बना करके अपने से याद रखो, है ना। हफ्ता लिखो ऐसे, हफ्ता में लिखो, ऐसे कुछ भी बनाकर अपने हिसाब से याद रखो। इसको ट्रिक बना करके याद रखोगे तब याद होगा, और उसको आपको यहाँ पर क्वेश्चन जब आएगा तो देखना होगा, मतलब बनाना होगा। यहाँ पर ये मैप के माध्यम से देख सकते हैं कौन कौन से विद्रोह कहाँ कहाँ पर हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर समझते हैं, फिर बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो देख ही लो कहाँ कहाँ पर है। परलकोट विद्रोह इस प्रकार से, परलकोट ये वाले क्षेत्र में है, गेंद सिंह इन्होंने नेतृत्व किया था। यहाँ पर हलवा विद्रोह देखें, अजमेर सिंह। तारापुर विद्रोह दलगंजन सिंह, ठीक है, बस्तर वाले क्षेत्र में इस प्रकार से। यहाँ पर मुड़िया विद्रोह देखते हैं, झाड़ा सिरहा। यहाँ पर जुगराज कुंवर, रानी जुगराज कुंवर का विद्रोह होता है, ठीक है, जिसको यहाँ पर नहीं लिखा गया है। भूमकाल विद्रोह 1910 में हुआ है ना, गुंडाधुर नेतृत्व करता थे। मेरिया विद्रोह, ये जो दंतेवाड़ा है वहां पर नरबली प्रथा होता था, उसके संदर्भ में विद्रोह हुआ था। अंग्रेज और मराठा चाहते थे कि नरबली प्रथा बंद होना चाहिए, जबकि स्थानीय लोग चाहते थे नरबली प्रथा होना चाहिए। ठीक है, हमारा धार्मिक आस्था है, हम नहीं बदलेंगे, ऐसा मानना था। बट लास्ट तक जाकर के खत्म हो गया, है ना। बेरिया विद्रोह यहाँ पर समाप्त होता है। हिड़मा मांझी इसका नेतृत्व करता था। कोई विद्रोह इस प्रकार से ये वाले क्षेत्र में हुआ था, नागुल दोरला इसका नेतृत्व करता थे। भोपालपट्टनम विद्रोह हुआ है 1795 इस वाले क्षेत्र में। लिंगागिरी विद्रोह हुआ है ध्रुवराम माड़िया के नेतृत्व में 1856 में। ये विद्रोह कहाँ कहाँ पर हुआ है, कैसे कैसे हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका डिटेल अगर क्लास चाहते हैं तो वो एप्लीकेशन वगैरह में है, जाकर के चेक करिए। देखिए अब क्वेश्चन को समझते हैं सीधा। वीर गेंद सिंह का संदर्भ किस विद्रोह से है, ठीक है, वीर गेंद सिंह, तो गेंद सिंह का संदर्भ हम लोग याद करते हैं 1824 में। यहाँ पर था कि नहीं गेंद सिंह के बारे में कुछ, हाँ, ये तो फिलहाल ये मैप में इस प्रकार से 1824 में गेंद सिंह देखते हैं परलकोट विद्रोह में। ये है 1824 परलकोट विद्रोह गेंद सिंह। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा उसका, गेंद सिंह का 1824, ऑप्शन ए हो जाएगा। बस्तर का महान मुक्ति संग्राम किसको कहते हैं, बताइए, बस्तर का महान मुक्ति संग्राम किसको कहते हैं। तो अभी मैं आपको बताया हूं 1910 में हुआ है क्या, भूमकाल विद्रोह। ठीक है, 1910 में क्या हुआ है,
भूमकाल विद्रोह, जिसको क्या कहते हैं, बस्तर का महान मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसको, भूमकाल विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अब इसको मैं बोला था ना आपको, आपको ट्रिक को याद रखना पड़ेगा, वो जो क्रम है उसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे भी आप चाहो इसको बनाओ और याद रखो। ठीक, देखो क्या क्या दिया हुआ है, इस जनजातीय विद्रोह को हमको क्या करना है, क्रम में जमाना है। ठीक है, तो भूमकाल विद्रोह दिया है, मुड़िया विद्रोह दिया है, कोई विद्रोह दिया है, लिंगागिरी विद्रोह दिया है, मेरिया विद्रोह दिया है। ठीक है, अब आपको दिख रहा है ना ये? ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर मेरिया विद्रोह देखो। ठीक है, ये भूमकाल विद्रोह ऐसे बड़ा वो है। तो हलवा विद्रोह है क्या, इसमें नहीं है, है ना? परलकुल विद्रोह है क्या, नहीं है। तारापुर विद्रोह नहीं है क्या, नहीं है। मेरिया विद्रोह है, ठीक है, मेरिया विद्रोह है। ई पहले आएगा, है ना? ऑप्शन में देख लो, 1 मिनट। क्या करना है, जनजाति विद्रोह को कालानुक्रम में हमको क्या करना है, अरेंज करना है। तो ई पहले आना चाहिए, बट यहाँ पर हमारे पास ई नहीं है। चलिए देखते हैं, कुछ और होगा, है ना? हो सकता है मैं कहीं कुछ गलती कर रहा हूँ। भूमकाल विद्रोह है, मुड़िया विद्रोह है, कोई विद्रोह है, लिंगागिरी विद्रोह है और मेरिया विद्रोह है। ठीक है, ये हमारा डी है। कोई विद्रोह हमारा क्या है, सी है। मेरिया विद्रोह में क्या है, ई है। मुड़िया विद्रोह में क्या है, बी है। और भूमकाल विद्रोह में क्या है, ए है। ठीक, और कुछ बचा क्या? ई डी सी बी ए, ए डी सी बी ए। अच्छा, यहाँ पर देखो ये जो ऑप्शन है ना, इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर ई हमको कहीं पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर सी सी लिखा गया है, दो ठो हमारा सी सी लिख दिया गया है ना, गलती से सी लिखा गया है। बाकी में आप देखेंगे तो इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी है। यहाँ पर एक गलती हुआ है, ये जो ई है ना, ये यहाँ पर रहेगा ऐसे। तो ई डी सी बी ए ऐसा इसका आंसर रहेगा, ई डी सी बी ए इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो हपता में ली को मुड़ी भूकाल, ऐसे इसको याद रखना। ठीक है, हपता में ली को मुड़ी भूकाल ऐसे। ठीक, ऐसे क्रम इसको आपको याद रखना पड़ेगा, तो ई डी सी बी ए ऐसे इसका आंसर निकल जाएगा। चलो, तो फिर ट्रिक बनाकर याद रखेंगे तो कितना कठिन से कठिन क्वेश्चन हो, है ना, बहुत टफ क्वेश्चन था, अगर देखा जाए तो लोगों को याद नहीं है तो नहीं बनेगा। चलो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह कौन से हैं बोला जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह में हम लोगों ने हलबा विद्रोह पढ़ा है, परलकोट विद्रोह पढ़ा है, मुड़िया विद्रोह पढ़ा है, संथाल विद्रोह नहीं देखा है। ठीक है, तो ये एल को छोड़ दो, बाकी यहाँ पर जे के एम इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया है ना, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा विद्रोह हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर रख लीजिए और याद रखिएगा। इसको तो आप एकदम अच्छे से रट्टा वट्टा मार करके बढ़िया तरीके से याद रखेंगे। कभी कभार होता है कि कब हुआ है ऐसे बोल देता है, बाकी वहां पर क्वेश्चन को अरेंज करने के लिए ही ज्यादातर दिया जाता है। अब देखो क्या बोला गया है, है वंशी राजाओं की राजधानी रतनपुर थी। ठीक है, जो कलचुरी वंशी राजा है वहीं को है वंश बोला जा रहा है। तो है वंशी राजाओं की राजधानी रतनपुर थी, सही बात है। उस समय वहां रत्नों का भंडार था, ये भी सही बात है। ठीक है, लेकिन क्या है, दोनों तो सही बात है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि इसका व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब है वंशी राजाओं की राजधानी रतनपुर होना, वहां पर रत्नों का भंडार होना, ये कारण नहीं है। पहले तो राजधानी बनी है, रतनपुर पहले राजधानी बनी है, बाद में कहीं जाकर क्या हुआ है, वो रत्नों का भंडार वहां पर हुआ है, क्योंकि बहुत सारा तालाब खुदवाया गया। क्या किया गया, तालाब खुदवाया गया, तालाब खुदवाने की वजह से मछली पालन वगैरह हुआ, बहुत धन धान्य, वहां पर लोग समृद्ध हो गए, समृद्ध हुए, फिर रत्नों का भंडार हो गया। ठीक, ऐसा है। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, व्याख्या नहीं है। ठीक है, व्याख्या नहीं है, ध्यान रखेंगे, बाकी दोनों कथन सही है बट व्याख्या नहीं है। ठीक है,
मुगल काल में छत्तीसगढ़ अंचल क्या कहलाता था? मुगल काल में छत्तीसगढ़ अंचल को क्या कहते थे? इसका जो सही आंसर है ना, वो गोंडवाना है, याद रखो। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? गोंडवाना है। मुगल काल में क्या कहते थे? छत्तीसगढ़ को गोंडवाना कहते थे। ठीक है, दक्षिण कौशल वगैरह नहीं मार देना है आपको। रामायण काल वगैरह में जो भी कहते थे दक्षिण कौशल कहते थे। रामायण कालीन जो भी हम लोग देखते हैं ना, लौह कुश, कुश के नाम पर, कौशल के नाम पर, इस प्रकार से कौशल्या के नाम पर दक्षिण कौशल, इसको नहीं मानना है। छत्तीसगढ़ वगैरह भी नहीं मानना है, मध्य भारत भी नहीं, हम लोग कभी नहीं पढ़े ऐसे, है ना। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ ये बाद में बनेगा, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ ऐसे ये बाद में कहलाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर मुगल काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहते थे? तो गोंडवाना कहते थे। ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या लिया गया है? ऑप्शन सी लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, क्या है इसमें देखिए। छत्तीसगढ़ में दशहरे पर सोनापत्ती, है ना, सोनापत्ती देने का जो रस्म है, किसने शुरू की? ये प्रश्न अभी फायरमैन के एग्जाम में पूछा गया है 2026 में, अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ है, दो चार दिन पहले हुआ है। ये है तो 2026 में प्रश्न है ना, इसमें पूछा गया है, देखो। तो छत्तीसगढ़ में दशहरे पर सोनापत्ती देने का जो रस्म है, इसका जो शुरुआत है वो किसने किया था? तो कलचुरियों के शासन काल में हुआ था। ध्यान रखें, कलचुरियों के शासन काल में क्या हुआ था? कि सोनापत्ती देने का जो परंपरा है वो वहां पर शुरू हुई थी। ठीक है, एक मिनट जी, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे डाउट हो रहा है, कलचुरी लिया था कि मराठा लिया गया इसका आंसर? कलचुरी ही लिया गया है ना, कलचुरियों के ही शासन काल में ये हुआ है। मतलब सोनापत्ती देने का जो रस्म है ना, दशहरे में है। दशहरे सोना का सोनापत्ती होता है ना, एक पत्ती होता है सोने जैसा दिखता है, उसी को बोला जा रहा है पत्ती है, सोनापत्ती। सर्च करिए गूगल में, आपको दिख जाएगा, है ना, ऐसा कुछ इसका आकार रहता है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन की राजधानी स्थापना का सही कालानुक्रम हमको बताना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी शासन स्थापित हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, वो हमको बताना है। तो हमको पता है कि छत्तीसगढ़ की जो पहली राजधानी थी तुम्माड़, है ना, तुम्माड़, इस प्रकार से तुम्माड़। दूसरी राजधानी इस प्रकार से होता है, रत्नदेव प्रथम लेकर आते हैं कहाँ पे? रतनपुर, 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 है ना। तो तुम्माड़ है, फिर रतनपुर है, सी है, फिर ए है ना, सी है, फिर ए है। देख लो, हमारा आंसर यही निकलेगा। इस पर एक खल्लारी बनता है, मतलब इसके बाद तो यहाँ पर देखेंगे छुरी कोसगाई एक बीच में बनता है। तो रतनपुर की अगर हम बात करेंगे कि रतनपुर शाखा वाले जितने भी कलचुरी शासक है ना, तो उनमें अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो यही है, तुम्माड़ है, फिर रतनपुर है, फिर यहाँ पर छुरी कोसगई। बहारेंद्र शाह हैं जो होते हैं, जो कि क्या करते हैं, छुरी कोसगई को राजधानी बना लेते हैं। बट बाद में फिर क्या करते हैं, जो कल्याण शाह होता है वो फिर से अपनी राजधानी यहाँ पर कहाँ ले आते हैं? रतनपुर ले आते हैं। ऐसा हम लोग उसको पढ़ते हैं, जब रतनपुर का इतिहास जब पढ़ते हैं, मतलब रतनपुर में कलचुरी शासक के बारे में पढ़ते हैं। तो अब जब रायपुर में स्थापित होता है कलचुरी वंश, तो सबसे पहले खल्लारी को राजधानी बनाया जाता है। ठीक है, क्या बनाते हैं? खल्लारी को राजधानी बनाते हैं, फिर यहाँ पर बाद में स्थानांतरित करके रायपुर को राजधानी बनाया जाता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो यहाँ पर खल्लारी, ऐसे खल्लारी, और उसके बाद क्या है? रायपुर। ऐसा रायपुर के कलचुरी वंश के बारे में ये है। तो हमको इसको क्रम में अगर जमाना है, तो पहले रतनपुर, सॉरी, पहले तुम्माड़, फिर यहाँ पर रतनपुर, फिर खल्लाड़ी, फिर रायपुर, ऐसे याद है। तो तुम्माड़ देखो, CADB, इसका क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये भी आपको फायरमैन के एग्जाम में पूछा गया है 2026 में, है ना, छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा एग्जाम दिया गया था। अब देखो कलचुरियों की जो राजधानी है उसका ये जो भी डिटेल है अभी यहाँ पर दिया गया है, चाहो तो इसको समझ सकते हो, फटाफट बता देता हूँ, बाकी यहाँ तो मैं आपको समझा ही दिया हूँ क्या कैसे हुआ है। देखो, तुम्माड़ पहली राजधानी बनी। कलचुरी राजा जो कलिंग राज थे, वो उन्होंने 1000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के ये जो तुम्माड़ है, इसको क्या किया? राजधानी बना करके क्या किया? शासन करना प्रारंभ किए। अपनी पहली राजधानी की कब क्या बना लिया? तुम्माड़ बना दिया। रतनपुर कब बना? रतनपुर कब बना? रत्नदेव प्रथम ने 1950 ईस्वी के आसपास रतनपुर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। ठीक है, रतनपुर नगर की स्थापना की और राजधानी के रूप में क्या किया? उसको स्थापित किया। इसके बाद देखो, छुरी कोसगई। छुरी कोसगई क्या, लगभग 1495 ईस्वी के आसपास बहारेंद्र शाह क्या करते हैं? रतनपुर से छुरी क्या कर लेते हैं? अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर लेते हैं। ठीक है, कोरबा में है छुरी, मतलब छुरी कोसगई, उसी को क्या बना लेते हैं? राजधानी अपनी बना लेते हैं। लेकिन बाद में फिर से रतनपुर बन जाता है। जब कल्याण शाह शासन में आते हैं, तो कल्याण शाह क्या करते हैं?
कि छुरी कोस गई से पुनः रतनपुर में क्या कर लेते हैं, अपनी राजधानी स्थापित कर लेते हैं। अब अगर रायपुर के बारे में बात करेंगे, रायपुर कलचुरियों के बारे में बात करेंगे, तो खल्लारी पहली राजधानी बनता है। कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का मतलब कि लहुरी शाखा, उसी को बोलते हैं लहुरी, मतलब छोटा होता है। रतनपुर है बड़ा, तो बड़ा वाला शाखा है रतनपुर, लेकिन लहुरी शाखा मतलब कि छोटी शाखा रायपुर। तो लहुरी शाखा के राजा ब्रह्मदेव के पिता रामचंद्र, ठीक है, रामचंद्र देव ने क्या करते हैं, मतलब रामचंद्र देव क्या करते हैं, खल्लारी मतलब खल्ल वाटिका को, कहाँ है खल्ल वाटिका, या फिर खल्लारी महासमुंद जिला में, तो उसको अपनी राजधानी बना करके शासन करते हैं। कौन शासन करते हैं, रामचंद्र, ठीक है, रामचंद्र देव अपने, है ना, अपने पुत्र, अपने पुत्र, इनका इनका पुत्र कौन है, इनका पुत्र ये है ब्रह्मदेव राय। इन्हीं ब्रह्मदेव राय के नाम पर ये एक शहर स्थापित किए रहते हैं, रायपुर। रामचंद्र देव क्या करते हैं, ब्रह्मदेव मतलब अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर एक शहर स्थापित करते हैं, रायपुर। इसी रायपुर को फिर आगे चल करके ब्रह्मदेव राय अपना राजधानी बना करके शासन करते हैं। ठीक है, तो रामचंद्र देव शासन करते हैं कहां से, खल्लारी से। लेकिन उसका जो पुत्र होता है, कौन, ब्रह्मदेव राय, वो शासन करते हैं कहां से, रायपुर से। रायपुर को राजधानी ब्रह्मदेव राय ने बनाया, लेकिन रायपुर को बसाया किसने, रामचंद्र देव ने बसाया। ऐसा बहुत सारा फैक्ट होता है जिसको हम लोग समझते हैं, तब कहीं जा करके छत्तीसगढ़ के इतिहास बहुत अच्छे से हमारा स्ट्रांग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के मराठा सूबेदारों को उनके कालानुक्रम में हमको सही, है ना, मतलब कार्यकाल के क्रम में हमको जमाना है। अब इसका भी ट्रिक है, इसका भी बेहतरीन ट्रिक है। ये जो भी मराठा सूबेदार है ना, इनको हमको याद रखने का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। हो सकता है थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट वाला फोटो को इसमें मैं सीधा चिपका दिया हूँ, मतलब हमारा जो नोट्स है उसके स्क्रीनशॉट को यहाँ पर डाल दिया हूँ, इसलिए। तो हम इस प्रकार से एमबी, है ना, देखो, महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर, या फिर विट्ठल राव दिनकर, फिर यहाँ पर भवानी कालू, फिर यहाँ पर केशव गोविंद, फिर यहाँ पर बीकाजी पिंडरी, फिर यहाँ पर बीकाजी गोपाल, फिर यहाँ पर सखाराम हरि, है ना, सखाराम हरि, और यहाँ पर यादव राव दिनकर। इसको आप याद रखोगे ना, तो कैसे याद रख लोगे, देखो यहाँ पर 2 बार बीबी है, यहाँ पर क्या है, 2 बार बीबी है सर। तो एम बी, है ना, MBKBY, MBKBSY, MBKBY याद रख सकते हो, या फिर MBKBSY याद रख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल अब ऐसा भी याद रख लो कि महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर, भवानी कालू, केशव गोविंद, बीकाजी पिंडरी, बिंकाजी गोपाल और सखाराम हरि, फिर यहाँ पर यादव राव दिनकर। ठीक है, पहला और लास्ट को तो याद रखो, यादव राव, याद करता है लास्ट में, इंसान याद करता है जब इंसान निपट जाता है, खत्म हो जाता है, तब लोग याद करते हैं ना, तो वैसे याद रखेंगे, तो यादव राव लास्ट वाले को याद करोगे। महिपत राव दिनकर शुरुआत वाला है, ठीक है, शुरू वाला नाम याद रहता है महिपत राव, लास्ट वाला भी याद रहेगा। ठीक, सखाराम हरि, अब कौन याद कर रहे हैं, सखा याद कर रहे हैं, दोस्त याद कर रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं, दिनकर को याद कर रहे हैं। तो सखा किसको याद कर रहे हैं, दिनकर को याद कर रहे हैं, ऐसे याद रखेंगे। इसके पहले बीबी है यहाँ पर, है ना, बीकाजी पिंडरी और बिंकाजी गोपाल। यहाँ पर देखोगे तो विट्ठल राव दिनकर, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, भवानी कालू है ना? विट्ठल राव है, दिनकर नहीं बोलेंगे, विट्ठल राव और भवानी कालू बीबी में से। बीच में यहाँ पर केशव गोविंद घुसा हुआ है। ठीक है, बीच में क्या है, केशव गोविंद है। अब इनके समय में कौन कौन यात्री आए हुए थे वो सब भी लिखे हुए हैं, क्या क्या है डिटेल वो भी सब लिखा हुआ है, लेकिन अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इतिहास में हम लोगों ने देखा हुआ है। अभी देख लेंगे बाद में, चलो हम, है ना, डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। अब देखो यहाँ पर मराठा जो सूबेदार है उनको हमको क्या करना है, क्रम में जमाना है। तो भवानी कालू दिया हुआ है, महिपत राव दिनकर दिया हुआ है, केशव गोविंद दिया है, बीकाजी गोपाल दिया है, विट्ठल राव दिनकर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको पता है कि महिपत राव तो पहला आ जाएगा, है ना, उसमें आप जमा जमा कर देखो, तो ये क्या हो जाएगा, ये पहला है महिपत राव दिनकर, फिर विट्ठल राव दिनकर, है ना, ऐसे दो ही में हमारा आंसर चाहो तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर, फिर भवानी कालू, इस प्रकार से 3 ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, केशव गोविंद है, केशव गोविंद 4 हो जाएगा, और बीकाजी गोपाल, है ना, बीकाजी गोपाल, बिंकाजी गोपाल, या फिर बीकाजी गोपाल, ये 5 हो जाएगा सर। तो इसको आंसर आप इस प्रकार से जमा सकते हो कि महिपत राव पहला है एल, है ना, एल, एल के बाद क्या है, ओ, LO, फिर के है क्या, के, फिर M, फिर N, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले जो सूबेदार थे महिपत राव दिनकर, इन्होंने, मतलब इनका आनंदीबाई के साथ क्या हो गया था, सत्ता के लिए संघर्ष हो गया था। ठीक है, आनंदीबाई के लिए क्या होता है, आनंदीबाई के साथ क्या होता है, सत्ता के लिए संघर्ष होता है। क्यों होता है भाई, इतिहास में समझाया, जाकर के क्लास देखिएगा।
इन्हीं के शासनकाल में फॉरेस्टर आए थे, ठीक है, एक यूरोपीय यात्री थे फॉरेस्टर, वो इनके शासनकाल में आए थे। महिपत राव दिनकर के शासनकाल में आए थे। विट्ठल राव दिनकर क्या करते हैं, परगना 27 परगना पद्धति लागू करते हैं। परगना पद्धति लागू करने वाला कौन है, तो विट्ठल राव, याद रखेंगे। इनके शासनकाल में जेटी ब्लंट यहाँ आए थे, छत्तीसगढ़ आए हुए थे। भवानी का, इसके बाद देखो केशव गोविंद के शासनकाल में कोलब्रुक आए हुए थे। ठीक है, बिंका जी गोपाल के शासनकाल में सरगुजा रियासत में हस्तक्षेप ये किए थे। ठीक है, सरगुजा रियासत के जो जमींदार थे, जमींदारी में क्या कर दिए थे, हस्तक्षेप किए थे। ठीक है, वहां पर दो भाइयों के बीच में जमींदारी को लेकर के विवाद हो गया था, उसमें अपना ये हस्तक्षेप जा करके घुस गए थे अपने। ठीक है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किन्होंने किया था, मतलब किसने किया था, है ना। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किन्होंने किया था, वीर नारायण सिंह ने किया था, याद रखेंगे ऐसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आता है हम सीधा वीर नारायण सिंह लेते हैं ऐसा। अब देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित सत्याग्रहों के क्रम में हमको जमाना है। ठीक, ये सत्याग्रह नाम दिया हुआ है और इसको हमको क्या करना है, क्रम में जमाना है। मोहबना पौड़ी है, सिहावा नगरी सत्याग्रह है, बदरा टोला है, गट्टा सिली सत्याग्रह है, रुद्री नवागांव सत्याग्रह है। अब इनको हमको क्या करना है, क्रम में जमाना है। ठीक, चलो क्रम में जमाते हैं। अब क्रम में जमाने से पहले आपको मैं क्या करूंगा, समझाऊंगा कि कैसे क्रम में जमाना है, कैसे इसका ट्रिक आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको ट्रिक एक ही लाइन में अगर मैं बताना चाहूँ कि कैसे जमाना है, तो बता देना कि नगमो, है ना, क्या, नगमो रुद्री बेलतमो, याद रखना आपको, नगमो रुद्री बेलतमो, कैसे याद रखना है, नगमो रुद्री बेलतमो, नगमो रुद्री बेलतमो। देखो, अब मैं समझाऊंगा ना डिटेल में उसको। नगमो रुद्री बेलतमो, ऐसे रुद्री को एक साथ रखो। नगमो, नगरी सिंहावा, ठीक है, हो सकता है छोटा दिख रहा होगा, छोटा दिख रहा है क्या, चलो कोई बात नहीं। नगमो, है ना, ये हो गया नगरी सिंहावा। ग से गट्टा सिल्ली, है ना, ग से क्या है, गट्टा सिल्ली, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। नगमो, मो से मोहबना, है ना, पोड़ी मोहबना, ये तीसरा हो गया। नगमो रुद्री, रुद्री कहाँ है, ये चौथा रुद्री हो जाएगा। और बदरा टोला क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा। तो ये बहुत आसानी से आप बना सकते हो, नगमो रुद्री बेलतमो, नगमो रुद्री बेलतमो, क्या, नगमो रुद्री बेलतमो। इसमें आपका सारा का सारा आंसर, जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे सब बन जाता है। ठीक, लेकिन इतने से तो काम नहीं चलेगा जी, है ना। चलो इसको आप मैच करके यहाँ पर देख लो, नगमो रुद्री बेलतमो में देखो, ये क्या है, ए एल, पहले एल आएगा, ठीक है, एल आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एल के बाद क्या आएगा, एन आएगा, एल के बाद एन, फिर यहाँ पर के, फिर यहाँ पर ओ, लास्ट में एम। आंसर यहाँ पर सी निकल जाएगा। लेकिन इसको हमको थोड़ा डिटेल में भी समझना होगा। बाकी वहां पर ये और दिया हुआ है, इसको भी हम चाहे तो आंसर निकाल सकते हैं, है ना। झंडा सत्याग्रह कब हुआ है, तानवट नवापारा जंगल सत्याग्रह। देखो, जब भी जंगल सत्याग्रह आएगा ना, जब भी जंगल सत्याग्रह आएगा, आप लोग बता देंगे कि लगभग 1930 के आसपास हुआ है। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो एक और जंगल सत्याग्रह देखते हैं 1922 में, लेकिन उसको मैं आप समझाता हूँ, ठीक है, कौन सा है। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह के बारे में बात करते हैं आगे। लेकिन यहाँ पर जब भी यहाँ पर जंगल सत्याग्रह आएगा तो लगभग लगभग 1930 के आसपास हुआ है, इतना दिमाग में रखेंगे। कंडेल नहर सत्याग्रह आपको पता है कि 1920 में हुआ था ये। रायपुर षड्यंत्र का जो हुआ है ना 1942 के आसपास, जितना भी रायपुर षड्यंत्र केस हुआ है आजादी के समय में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुआ है, ठीक है। और झंडा सत्याग्रह याद रखेंगे 1923 में हुआ था। तो इस तरीके से इसका जो भी आंसर होगा आप बता सकते हैं। ए का 3 है, ए का 3, बी का आई बी, ऑप्शन ए हो जाएगा। सी का 2 है क्या, सी का 2 है, डी का 1 है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो, जंगल सत्याग्रह में ना जो इंपॉर्टेंट जंगल सत्याग्रह है उसको यहाँ पर लिखा गया है। हो सकता है ब्लर दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने बताया है कि हमारा जो नोट्स है उसी का मैं स्क्रीनशॉट ले लेकर आपको शॉर्टकट में समझाने के लिए यहाँ पर रखा हूँ। तो जंगल सत्याग्रह में सबसे पहले याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, जंगल सत्याग्रह से पहले एक चीज और याद रखेंगे, धमतरी में एक कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था। तो कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था ना 1920 के आसपास हुआ था, है ना, जिसमें गांधी जी आए हुए थे। तो 1920 के आसपास हुआ था।
इसमें याद रखेंगे कंडेल नहर सत्याग्रह में जो जो इसको नेतृत्व करने वाले, इसको लीड करने वाले कौन कौन थे, तो याद रखेंगे एक तो ये ट्रिक है ना, यहाँ पर मेघा है, सुंदर है, नथ है और छोटी छोटी लिखा है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव है, नारायण राव मेघा वाले, मेघा से नारायण राव मेघा वाले, सुंदर से पंडित सुंदरलाल शर्मा, नथ से नत्थू जी जगताप, सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघा वाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। इस प्रकार से चार नाम आपको देखने को मिलेगा जो कि कंडेल नहर सत्याग्रह में धमतरी जिले में क्या किया था, नेतृत्व करता था। ठीक, पंडित सुंदरलाल शर्मा का नाम पहले याद रखेंगे। तो ये कंडेल नहर सत्याग्रह में इस प्रकार से हो गया। धमतरी में अब हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे जंगल सत्याग्रह हुए हैं, वो तो नहर सत्याग्रह था, लेकिन ये सब जंगल सत्याग्रह है, इधर भी जंगल सत्याग्रह हुआ है। तो जंगल सत्याग्रह में जो आपको ट्रिक बताया हूं ना, नगमो रुद्री बेल तमो, तो नगमो न से क्या है, नगरी सिंहावा जंगल सत्याग्रह 1922 में होता है। ठीक है, नगरी सिंहावा जंगल सत्याग्रह कब हुआ है, 1922 में है। इसका कौन कौन नेतृत्व करता है यहाँ पर आप देख सकते हो। अच्छा देखो, इसको ट्रिक मैं कैसे बताया हूँ ना, मतलब कैसे बताता हूँ, ये कंडेल नहर सत्याग्रह में ट्रिक को याद रखने का बहुत आसान तरीका है। यहाँ पर मेघा लिखा हुआ है ना, तो मेघा नाम की एक लड़की की इमेजिन करिएगा। ठीक है, छोटी है लड़की, छोटी हाइट की है, मेघा नाम है, बहुत सुंदर दिखाई देती है, और वो नाक में नथ पहनती है। ठीक है, क्या पहनती है, नाक में नथ पहनती है। मेघा उसका नाम है, बहुत ही सुंदर है, और क्या है, वो छोटी है, बहुत छोटी हाइट की है, बहुत सुंदर है वो, नाक में नथ पहनती है, नाम उसका क्या है, मेघा है। ठीक है, तो ऐसे उसको बहुत आसानी से याद रख सकते हो। कंडेल नहर सत्याग्रह में ये सभी चीजें इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। लेकिन जब हम यहाँ पर नगरी सिंहावा जंगल सत्याग्रह में पहुंचते हैं ना, ठीक है, नगरी सिंहावा जंगल सत्याग्रह में पहुंच जब हम लोग देखते हैं, तो वो बेचारी का नथ गुम जाता है, जो मेघा होती है ना, उसको नथ गुम जाता है। नगरी सिंहावा में क्या हो जाता है, नथ गुम जाता है। तो जो मेघा है वो छोटी तो है और सुंदर भी है, लेकिन उसका नथ नहीं है यहाँ पर, मतलब नथु जगत आपको यहाँ पर छोड़ देना है। नगरी सिंहावा जंगल सत्याग्रह में नेतृत्व करने वाले नत्थू जी को आपको छोड़ देना है, बाकी मेघा वाले, छोटे लाल और सुंदर है ना, पंडित सुंदरलाल शर्मा, छोटे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघा वाले, इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। किसमें, नगरी सिंहावा जंगल सत्याग्रह में 1922 में हुआ है। 1920 में हुआ था कंडेल नहर सत्याग्रह, 1922 में हुआ है नगरी सिंहावा जंगल सत्याग्रह। 21 जनवरी 2022 को इस प्रकार, सॉरी 21 जनवरी 1922 को इस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं। अब इसके बाद बाकी जो जंगल सत्याग्रह हुए हैं ना, सब 1930 1930 1930 रहेगा। बस एक जो बद्रा टोला जंगल सत्याग्रह है वो 1939 रहेगा। ठीक है, 1939 में 1939 है, 1939 इस प्रकार से क्या है, बद्रा टोला जंगल सत्याग्रह। इसमें नेतृत्व करता था रामाधीन गौड़, है ना, रामाधीन गौड़ थे जो शहीद हो गए थे वहां पर। ठीक, क्या हो गए थे, आंदोलन करते करते वहां पर क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे, मतलब सत्याग्रह करते करते वहां पर शहीद हो गए थे, याद रखेंगे। तो बाकी जंगल सत्याग्रह को आप यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पर गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह धमतरी में हुआ था 1930 को। यहाँ पर रुद्री नामगांव जंगल सत्याग्रह हुआ है 1930 में, मतलब कि जून 1930 में ये हुआ है, और रुद्री हुआ है 22 अगस्त 1930। इसके बाद हम यहाँ पर पौड़ी मोहबरा जंगल सत्याग्रह देखते हैं, यहाँ पर जुलाई में हुआ है ना, पौड़ी मोहबरा जंगल सत्याग्रह 24 जुलाई 1930 को हुआ है। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल इसके नेतृत्व करता थे। ठीक है, बालोद जिला में हुआ है, पौड़ी मोहबरा कहाँ है, बालोद में है, तो यहाँ पर यह हुआ है। यहाँ पर बेमेतरा जिला में देखते हैं, बेमेतरा जंगल सत्याग्रह 2 सितंबर 1930 को हुआ है। फिर यहाँ पर 8 सितंबर को देखते हैं, मतलब 8 सितंबर 1930 को देखते हैं लभरा जंगल सत्याग्रह। ठीक है, लभरा जंगल सत्याग्रह, अमरदिनी, सॉरी, क्या है, अरिमर्दनगिरी, अरिमर्दनगिरी इसको नेतृत्व करता है। इसके बाद तमोरा जंगल सत्याग्रह देखते हैं, यति यतन लाल इसके नेतृत्व करता थे, 9 सितंबर 1930 को ये हुआ है। फिर यहाँ पर बदराटोला जंगल सत्याग्रह है। तो बहुत सारे जंगल सत्याग्रह है जो कि 1930 में हुआ है। एक जंगल सत्याग्रह 1922 में हुआ, सबसे पहला जंगल सत्याग्रह है। ठीक है, 1922 का सिंहावा नगरी जंगल सत्याग्रह याद रखना है आपको। और उसके बाद आपको ये बदराटोला जंगल सत्याग्रह 1939 को याद रखना है। ठीक है, लास्ट और शुरू को ऐसा याद रख लो। और बाकी बीच में 1930 में सब इस प्रकार से हुआ है, जनवरी में, फिर जून में, फिर यहाँ पर जुलाई में, फिर यहाँ पर अगस्त में, फिर यहाँ सितंबर में क्रम भी याद रखना है आपको, है ना, जनवरी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर है ना, यहाँ 2 सितंबर, फिर 8 सितंबर, फिर 9 सितंबर, है, 2 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर, 21 जनवरी, जून, फिर यहाँ पर 24 जुलाई, फिर अगस्त। तो जून, जुलाई, अगस्त, सॉरी, सॉरी, यहाँ पर अच्छा, जनवरी, जून, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे आपको कैसे याद रखना है, 1930 वाले को याद रखना है। ठीक है, लगातार महीने को ऐसे गिनना है आपको। चलिए, तो ये हुआ जंगल सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित कौन कौन है, कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित कौन कौन है, अभी आपको जस्ट मैं समझाया हूं। अगर
याद होगा तो बना सकते हैं ट्रिक, याद नहीं होगा तो नहीं बना पाएंगे, है ना। ट्रिक बहुत अच्छा था। मेघा को याद रखना आपको, मेघा बहुत छोटी है और सुंदर भी है, नाक में नथ पहनती है। तो मेघा क्या है, सुंदर है ना। क्या है, मेघा क्या है, सुंदर है, और कैसे छोटी है और नाक में नथ पहनती है। तो नथ दिया है क्या कहीं पर, नथ तो नहीं दिया है जी। यहाँ पर वामन राव लाखे दे दिया है, तो लाखे तो आंसर नहीं होगा। लाखे को छोड़ दो, एम को हटा दो, बाकी सबको याद रख लो। एम को हटा दो, बाकी सबको याद रख लो, तो जे के एल इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लो कौन कौन से जंगल से तगड़ा दिया है। तो पंडित सुंदरलाल, अच्छा ये जंगल से तगड़ा नहीं है, कुछ और है। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा स्थापित आश्रम कौन कौन सा है, ठीक है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा सतनामी आश्रम, खादी आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, पवनार आश्रम। पवनार आश्रम को छोड़ो, बाकी सभी के क्षेत्र में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी क्या किए थे, काम किए थे, ठीक है। तो हमको इस ऑप्शन के आधार पर अगर हम भी चलेंगे तो हमको क्या करना है, देखो खादी आश्रम स्थापित किए हैं हमको पता है, सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया है ये भी हमको पता है। अब जब दो पता है, तीन और चार जब इसका आंसर होगा तो तीन और चार देखो किसमें है, इसी में हमारा तीन और चार है ना, इसी को लेंगे, मतलब कि ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये जो पवनार आश्रम है ना, पवनार आश्रम को स्थापित करने वाले का नाम क्या है, विनोबा भावे हैं, ठीक है। विनोबा भावे, इसको परमधाम आश्रम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में पुणे के आसपास इसको स्थापित किया गया था। तो विनोबा भावे द्वारा 1934 में इसका स्थापना किया गया था। किनका स्थापना किया गया था, पवनार आश्रम का। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर समझते हैं। राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक लाइन में इसका आंसर आपको बता देना है। 1909 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताना है ये वाला, लेकिन इसको देखने से पहले इसको और देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। महात्मा गांधी जी ने हरिजन के कार्यों में किसको अपना गुरु माना है। हाँ, हरिजनोद्धार है ना, हरिजनोद्धार के कार्यों में किसको अपना गुरु माना है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये इस प्रकार से पंडित सुंदर शर्मा जी को क्या है, महात्मा गांधी अपना गुरु का दर्जा दिए थे, गुरु माने थे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के गांधी के नाम से इनको हम जानते हैं, छत्तीसगढ़ गांधी के नाम से भी हम इनको जानते हैं। किनको जानते हैं, पंडित सुंदर शर्मा जी को। अब यहाँ पर देख लो इसको, किसको, इस क्वेश्चन को। अब ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन था, लोगों से सब गलत करके आए थे इसको, लेकिन कोई बात नहीं, आपको सही करना है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित की स्थापना व प्रकाशन या स्थापना प्रकाशन या शुरुआत को काल अनुक्रम में हमको जमाना है, ठीक है। कोई भी संस्था का नाम दिया हुआ है, कुछ कुछ ऐसे कोई जगह का नाम दिया हुआ है, इसका स्थापना कब हुआ था, इसका प्रकाशन कब हुआ था, ये हमको बताना है, ठीक। चलिए तो जिसका जिसका आपको पता होगा उसका उसका लिख दीजिए, जिसका नहीं पता है उसको छोड़ दीजिए। छत्तीसगढ़ मित्र हम लोग देखते हैं कि 1900 के आसपास ये प्रकाशित होता है, 3 साल चलता है, 1903 याद रखो ऐसे, ठीक। 1965 हमको ये भी पता है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो हमको क्या पता चलता है कि 1956 में स्थापित हुआ था, इस तरीके से। महंत घासीदास संग्रहालय के बारे में, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन नीचे दब गया है ना। दूरदर्शन केंद्र देखते हैं, ये 63 के आसपास है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, देखो 63 में, अच्छा ये 63 में आपका ये हुआ था जी, आकाशवाणी केंद्र हुआ था स्थापित। दूरदर्शन जो केंद्र है ना, मतलब कि डीडीके, दूरदर्शन केंद्र जो स्थापित हुआ था रायपुर में, वो स्थापित हुआ है 1994 में, ठीक है। कब हुआ है, 1994 में, ठीक है। मतलब कि दूरदर्शन केंद्र ये कब हुआ है, 1994 में स्थापित हुआ है। एसएससी सीमेंट हमको पता है 65 में, हाँ 1965 में इस प्रकार से ये स्थापित हुआ है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के बारे में हमको पता है कि 1965 में ये स्थापित हुआ है ना, इस प्रकार से। महंत घासीदास संग्रहालय को हम लोग देखते हैं 1875 में पहले इसको स्थापित किया गया था, लेकिन ये सिंपल वहां पर ऐसे संग्रहालय के रूप में नहीं था। मतलब संग्रहालय जैसे अभी बना हुआ है ना वर्तमान का जो संग्रहालय है वैसा नहीं था, है ना। सिंपल वहां पर एक छोटा सा केंद्र जो था, लेकिन वर्तमान का जो भवन है बाद में बना है। तो जो 75 में है ना, 75 वाले का दो चीज याद रखेंगे। एक तो 1875 में इसकी स्थापना याद रख लो, और 1953 में फिर इसको क्या किया गया है, उसका भवन को दोबारा अच्छे से बना करके उसको ढंग से स्थापित किया गया, मतलब पूरा संग्रहालय का दर्जा वहां पर दिया गया।
तो यहाँ पर महंत घासीदास को याद रख, 1975 इसका फिलहाल अभी इस क्वेश्चन के आधार पर आंसर लिया गया है। और ये हम लोगों ने क्या देखा, 1900 देखा है ऐसे। तो इन सबको अगर आप इस प्रकार से क्रम में जमाओगे तो आपका NKM LO इस प्रकार से निकलेगा। ठीक है, NKM LO, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इस प्रकार से इसका आंसर निकलता है। ये क्वेश्चन बहुत टफ लोगों से नहीं बन पाया था, है ना। यहाँ तक कि मैं भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया था, याद नहीं था डेट। ऐसे जनरली डेट को याद रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब आपको दो चार चीजों को याद रखना है कि दूरदर्शन केंद्र को याद रख लो। दूरदर्शन केंद्र जिसमें आपको दृश्य और श्रवण दोनों, श्रव्य दोनों प्रकार के चीजें हमको देखने को मिलता है। टीवी है ना, टीवी याद रखो। दूरदर्शन केंद्र मतलब कि टीवी। लेकिन एक होता है आकाशवाणी केंद्र जिसमें रेडियो होता है। तो पहले रेडियो चलता था, 1963 में पहले रेडियो आया हमारे छत्तीसगढ़ में। तो उसके बाद क्या आएगा, ये टीवी आएगा। तो 1963 में याद रखेंगे कि रेडियो केंद्र स्थापित हुआ था, मतलब कि आकाशवाणी केंद्र स्थापित हुआ था रायपुर में 1963 में। उसके बाद याद रखना कि टेलीविजन केंद्र स्थापित हुआ था, मतलब कि दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था। कब हुआ है, 1994 में। ठीक है, तो दोनों को याद रखेंगे ना, दोनों को याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के बारे में पूछा जाएगा तो 1956 याद रखना है। 1965 में याद रखना है क्या, 1965 में याद रखना है क्या, एसएससी सीमेंट, ये तो पता होगा सबको, याद रहता ही है ना। छत्तीसगढ़ मित्र भी याद रहता है, कोई दिक्कत नहीं, छत्तीसगढ़ का प्रथम पत्रिका के रूप में इसको याद रखते हैं। महंत घासीदास को भी याद रख लेना 1975 में, है ना। लोगों से इसलिए नहीं बन पाया था क्योंकि वो पूछा गया था दूरदर्शन केंद्र, और पूछा गया था क्या, महंत घासीदास संग्रहालय। ये दो चीज पूछने, अच्छा शायद ये आंसर सही हुआ था मेरा भी, बट वो तुक्के से हो गया होगा, ऐसा जो भी है। लेकिन ये दो चीज लोगों को नहीं पता रहा था, इस वजह से इसका आंसर नहीं निकल पाया था। बाकी यहाँ पर इंदिरा कला और ये एसएससी सीमेंट वगैरह ये सब याद रहता है तो बन जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो भी हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं इसका जो पीडीएफ है, आप यहाँ पर मैसेज करिए व्हाट्सएप में, है ना। इसका पीडीएफ चाहिए ऐसे बोल करके, या फिर हमारा जो ऐप है, ऐप का नाम आप सभी को पता होगा, सीजी मैपोलॉजी। गूगल प्ले स्टोर में जा करके सीजी मैपोलॉजी सर्च करिएगा, वहां पर आपको ये जो भी हमारा क्लासेस है, कोर्सेस है, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब वहां पर मिल जाएगा। या फिर और जो भी जानकारी है, यह हमारे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप जानकारी ले सकते हैं। बहुत सारे क्लासेस हम लोगों ने स्टार्ट किया है, शिक्षक भर्ती का क्लास चल रहा है, सहायक शिक्षक का क्लास चल रहा है, विज्ञान प्रयोगशाला का क्लास क्लास चला है आपको, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का। और बहुत सारी क्लासेस है। स्पेशल छत्तीसगढ़ का मैं बैच वहां पर लॉन्च कर दिया हूँ, छत्तीसगढ़ स्पेशल। आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही कम प्राइस में, सिर्फ नॉमिनल प्राइस में वहां पर छत्तीसगढ़ जीएस का पूरा क्लास अवेलेबल है, जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। बाकी और कुछ जानकारी लेना होगा तो यही हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करिए, कुछ डाउट होगा, कुछ और जो भी दिक्कत है सब यहाँ पर आपको समाधान कर दिया जाएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।